लक्ष्य ने महिला के बारे में कुछ अस्वाभाविक महसूस किया। लक्ष्य को महसूस हुआ कि वो अपनी असली शक्तियों को छुपा रही है और उसकी आत्मा बेहद ही शक्तिशाली है। वो शायद किसी संत या देवदूत से भी अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक बात लक्ष्य को ये लगी कि उस महिला के शरीर के भीतर नकारात्मक जादुई ऑरा के अंश छुपे हैं, जिन्हें वो बढ़ते घटते हुए महसूस कर सकता है। कभी उसे ऑरा महिला के शरीर को ढकते हुए नजर आती, तो कभी वो ऑरा कुछ इस तरह से दब जाती कि मानो वो ऑरा उसके शरीर में मौजूद ही ना हो। इस बढ़ते घटते नकारात्मक जादुई ऑरा की शक्ति के अंश को महसूस कर ही लक्ष्य का रोम रोम कांप उठा और उसे खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। लक्ष्य ने पहले कुछ प्रभावशाली शख्सियतों का सामना किया हुआ था, जैसे बुद्धिमान डार्क एल्फ जादूगर फिरोज, डार्क एल्फ मार्शल लोहा सिंह और शैतानी विक्रम, मगर फिर भी उनकी ताकत इस अनजान महिला की ताकत की तुलना में बेहद ही कम थी। उसी पर लक्ष्य के दिलो दिमाग में इस अनजान महिला के प्रति काफी सवाल पनपे। लक्ष्य मनी मन आश्चर्य के साथ कहने लगा, आखिर ये अनजान महिला कौन हो सकती है? उसके शरीर में लेवल 6 के समान जादूगरनी की ऑरा कैसे हो सकती है, और वो भी गहरी और शक्तिशाली नकारात्मक जादुई ऑरा, जबकि उसकी उम्र तो लेवल 6 की जादूगरनी के लिए काफी कम है। लक्ष्य ने देवता गेम में अपने बीते जीवन की याददाश्त पर जोर देते हुए अपना सारा ध्यान उस अनजान महिला पर केंद्रित कर दिया। काफी सोच विचार करने के बावजूद भी लक्ष्य को याद नहीं आ रहा कि क्या कभी उसकी मुलाकात इस महिला से देवता गेम में हुई थी, या क्या यह महिला गेम का कोई किरदार थी। चूंकि इस अनजान महिला ने अपनी असली पहचान छुपाई हुई है, तो लक्ष्य ने उससे दूर रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि लक्ष्य उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता है। लक्ष्य अपने आसपास के माहौल से अनजान बनकर अपनी वाइन का लुत्फ उठाने में व्यस्त हो गया। अचानक ही कई लोगों की फुसफुसाती हुई आवाजें एक बार फिर से सराय के मुख्य हॉल में सुनाई देने लगीं, और इस बार उनकी बातचीत का मुख्य पात्र वो महिला है। किसी अनजान व्यक्ति की दबी हुई अनजान आवाज ने महिला का उल्लेख करते हुए अपने पास खड़े जादूगर की भीड़ से प्रश्न किया, आखिरकार यह महिला कौन हो सकती है? भीड़ में से किसी ने अन्य जादूगरों से फुसफुसाती आवाज में प्रश्न करते हुए पूछ लिया, क्या इस लड़की को कोई जानता है? क्या किसी ने इसे पहले कभी देखा भी है? अचानक ही एक आवाज ने अनजान महिला को संबोधित करते हुए भीड़ से कहा, यह कोई आम महिला नहीं है, इतना तो मैं जानता हूं। वो आवाज लेवल 3 के एडवेंचरर जादूगर मुर्गन की थी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस महिला पर शक है, उन्हें इस महिला की शक्ति पर संदेह है। उन्होंने कुछ खतरनाक महसूस किया था और उन्होंने उसी पल इस महिला से अपनी नजरें फेर ली जिस पल उन्होंने इस महिला पर एक नजर डाली थी। उसी पल भीड़ में से किसी अन्य अनजान व्यक्ति की अनजान आवाज महिला को संबोधित करते हुए भीड़ से कहने लगी, मैंने आज तक इस महिला जैसी महिला नहीं देखी है। इसकी चाल ढाल और खूबसूरती कमाल और बेमिसाल है। कुछ तो दमदार बात है इस महिला में। यह महिला अभी भी हॉल के मुख्य द्वार के पास ही खड़ी थी और हॉल में मौजूद लोगों की ओर देख रही थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसे देख रहे हैं, और ना ही उसे इससे कोई फर्क पड़ा कि इस समय हॉल में हो रही बातचीत का मुख्य पात्र वो है। अनजान महिला तो चमकती आंखों के साथ अपने गुलाब की पंखुड़ी समान पतले गुलाबी लबों पर एक विनम्र मुस्कान लिए हॉल के माहौल का मुआयना करने में व्यस्त थी। जिसके बाद वो हॉल में दाखिल हुई और नाजो नजाकत से किसी शहजादी की तरह चलने लगी। उसके आसपास खड़े सभी जादूगरों की नजरें उस पर ही हैं और वे सभी उसके प्रति आकर्षित होने लगे, और कुछ के मन में उसके प्रति कामुक ख्याल भी पनपे। लेकिन इस अनजान महिला की सुंदरता का कहर हर मर्द पर नहीं बरसा। जैसे अनजान महिला हॉल में दाखिल हुई, जादूगर मुर्गन काफी असहज महसूस करने लगे थे। उसके आने से पहले तक वो नायाब शराब का लुत्फ उठाते हुए लोगों से घुल मिलकर बातें कर रहे थे, मगर उसके आने के बाद वो हॉल के किसी एक कोने में एकांत में अकेले खड़े रहे। उन्हें देखकर ऐसा स्मरण हुआ कि जैसे मानो वो उससे छुप रहे हैं। उन्होंने एक घूंट में ही अपनी शराब खत्म की और बिना किसी को बताए वो हॉल से दबे पैर भाग खड़े हुए। लक्ष्य भी उसी जगह के आसपास था जहां से वो भागे थे, जिस वजह से लक्ष्य ने उन्हें इस प्रकार जाते हुए देख लिया था। साथ ही उसने अनजान महिला के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को भी गौर से देखा था। इसलिए लक्ष्य ने अपनी वाइन एक घूंट में खत्म की और वो भी तुरंत ही दबे पैर भागते हुए हॉल से बाहर निकला। पहले तो लक्ष्य को जादूगर मुर्गन कहीं दिखे नहीं, तो वो उन्हें ढूंढने लगा, और जैसे ही लक्ष्य की नजर उन पर पड़ी, वो तेज रफ्तार से जादूगर मुर्गन के पीछे पीछे चलते हुए उनका पीछा करने लगा। वे लोग जैसे ही सराय से बाहर निकलकर सराय से 30 फीट की दूरी तक पहुंचे, जादूगर मुर्गन अचानक ही रुके और लक्ष्य की ओर पलटे। जादूगर मुर्गन लक्ष्य की ओर गुस्से से देखते हुए उसे डांट लगाते हुए कहने लगे, ए लड़के, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ?
लक्ष्य ने जैसे ही जादूगर मुर्गन के चेहरे पर भय का संकेत देखा, उसने एक बार सराय की ओर नजर डाली और फिर से जादूगर मुर्गन की ओर देखने लगा। लक्ष्य उन्हें देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगा, जी माफ कीजिएगा, मगर मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि आप जैसा साहसी जादूगर उस काले कपड़े वाली महिला से इतना डर कैसे गया। आप ठीक तो हैं? क्या बात है जादूगर मुर्गन जी? लक्ष्य की बातें सुनकर जादूगर मुर्गन के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। उन्होंने अपने आसपास के माहौल पर एक नजर कुछ यूं दौड़ाई कि जैसे मानो वो ये बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई उनकी बातें सुन न ले, खासकर वो महिला। जादूगर मुर्गन लक्ष्य की ओर देखते हुए डरी सी और दबी सी आवाज में कहने लगे, मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन है या क्या है, लेकिन मैं उसके शरीर से निकलते हुए बर्फीले और भयावह ऑरा को महसूस कर सकता हूं। मैंने इस ऑरा को पहले भी प्राचीन खंडरों की यात्राओं के दौरान महसूस किया है। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम उससे दूर रहो। जैसे ही जादूगर मुर्गन ने अपनी बात खत्म की, वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। लक्ष्य ने उन्हें जिस दिशा में जाते देखा, उसे देखकर तो लक्ष्य को यही अंदाजा हुआ कि वो जादूगरों का जिला छोड़कर भाग रहे हैं। जादूगर मुर्गन की हरकतों से लक्ष्य बेचैन हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत सराय में उस महिला पर नजर रखने के इरादे से लौटा, मगर तब तक अनजान महिला सराय के मुख्य हॉल से जा चुकी थी। भीड़ की बातों से लक्ष्य को पता चला कि वो अनजान महिला सराय के किसी कमरे में आराम करने गई है। लाजमी है कि उसने कोई कमरा भाड़े पर लिया ही होगा। लक्ष्य को अचानक ही न जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि उस पर किसी खतरे का साया मंडराने लगा है। लक्ष्य ने फौरन ही सराय की तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसी मंजिल पर हुमैरा और रूपाली और इलियास और उसका कमरा था। लक्ष्य के मन में इस महिला के बारे में अपने साथियों को सूचित करने का ख्याल पनपा। अगर हुमैरा को उसके बाद कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वो फौरन ये सराय छोड़कर निकल जाएंगे और कहीं और ठहरने का प्रबंध करेंगे। जैसे ही लक्ष्य सराय की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, लक्ष्य ने अपने आंख के कोने से एक परछाई देखी। उसने धीरे से अपना सिर उस दिशा की ओर घुमाया जहां उसे वो परछाई दिखी थी, और अचानक ही लक्ष्य को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो परछाई उसी अनजान महिला की थी और अब वे दोनों आमने सामने हैं। वो दूसरी मंजिल के किसी अंधेरे कोने में छुपकर लक्ष्य पर नजर रखे हुए थी। इस अनजान महिला का हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा जो लक्ष्य ने पहले देखा था, अब उस चेहरे पर गंभीर हाव भाव दिखने लगे और उसकी बादाम समान आंखें लक्ष्य को इस तरह से देख रही हैं कि जैसे मानो वे आंखें सुई हों जो कभी भी उसे चुभ सकती हैं। एक पल में लक्ष्य ने खुद को युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। अगले ही पल उसके दाएं हाथ में उसकी नई जादुई छड़ी सितारमह प्रकट हुई और उसके शरीर से माना की प्रवाह बहते हुए जादुई छड़ी में समाने लगी। पलक झपकते ही लक्ष्य की जादुई छड़ी की नोक पर 3 कांच के गोले प्रकट हुए। ऐसा जंतरमयी परिस्थिति और देवांश मणि के मिश्रण के प्रभाव के कारण हुआ। जैसे ही लक्ष्य की प्रतिद्वंदी को संदिग्ध कदम उठाएगी, लक्ष्य बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देगा। लक्ष्य के जादुई तंत्र मंत्र के इस्तेमाल करने की तेज रफ्तार को देख अनजान महिला काफी सहम सी गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और वो काफी डर सी गई। अनजान महिला सहमते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहने लगी, तुम्हें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसा करना गलत है। क्या किसी ने तुम्हें बातें नहीं सिखाई? रहस्यमयी अनजान महिला की आवाज इतनी मधुर है कि पुरुषों के दिलों को एक पल में मंत्रमुग्ध कर सकती है। लक्ष्य समझ गया कि उसकी आवाज भी उसका एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो उसके विरोधियों को मंत्रमुग्ध कर सकता है। लक्ष्य को इस बात की संभावना अधिक लगने लगी कि उसकी इतनी मीठी और नाजुक आवाज के पीछे एक जानलेवा मंशा छुपी हुई हो सकती है। यह अनजान रहस्यमयी महिला संभवतः लेवल 6 की जादूगरनी भी हो सकती है, और लक्ष्य में अब इतना आत्मविश्वास नहीं रहा था कि वो उसका मुकाबला अकेले करने की सोचे। लक्ष्य ने स्थिति को स्थिर रखने के लिए हमला करने का इरादा छोड़ दिया। लक्ष्य अनजान महिला की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहने लगा, मैं तो दूसरों के मामलों में दखल देना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे किसी भी कारण ऐसा करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनजान महिला लक्ष्य की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहने लगी, तो मुझे काफी समझदार लगते हो, मगर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। और अचानक ही ये अनजान महिला अपनी बात कहते हुए रुक गई, क्योंकि उसने तीसरी मंजिल की सीढ़ी के कोने पर कुछ ऐसा देखा जिससे कि वो काफी विचलित हो उठी थी और एक बार वो फिर से बेहद सहम सी गई। अनजान महिला उसी दिशा में डरते सहमते देखते हुए डरी सहमी सी आवाज में कहने लगी, वो महिला कौन है? उसी पर लक्ष्य पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि तीसरी मंजिल की सीढ़ी के कोने पर हुमैरा जादुई छड़ी जकड़कर थामे हुए खामोश होकर महिला को शक की निगाहों से देख रही है। हुमैरा को इस तरह से देखने पर लक्ष्य को एहसास हुआ कि हुमैरा भी हमला करने के इरादे से ही उस महिला पर नजरें गड़ाए हुए खड़ी है। लक्ष्य हुमैरा के आगे उसके आदर में झुककर उसे नमस्ते करते हुए कहने लगा, प्रणाम मैडम।
रहस्यमयी अनजान महिला के शरीर के इर्द गिर्द ठंडी ऑरा चक्कर काट रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लक्ष्य के मुंह से मैडम सुना, उसने खुद पर काबू पा लिया और वो स्थिर हो गई। रहस्यमयी अनजान महिला हुमैरा की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगी, तो आप इस लड़के की शिक्षिका हैं? अनजान महिला ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी शिक्षिका तुमसे काफी शक्तिशाली हैं। वैसे मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे आज्ञा दीजिए। वो महिला अपने कमरे में नहीं लौटी, बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल की पहली मंजिल तक पहुंची। हॉल फिर से सामान्य होने से पहले कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। हॉल से आने वाली आवाजों के तेज उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए इस बात का अंदाजा हो गया कि महिला ने तुरंत ही ब्लू हर्मिट सराय छोड़ दिया है। लक्ष्य पसीना पसीना हो चुका था, मगर उसके जाते ही उसने चैन की सांस ली। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहने लगी, मुझे दूर से ही तुम्हारी जादुई ऑरा महसूस हुई, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ पहुंची। क्या हुआ? कौन थी वो महिला? लक्ष्य ने फिर हुमैरा को अनजान महिला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जब हुमैरा लक्ष्य की बातों को और उसके अनुभवों को सुन रही थी, तब उसकी भौहें चिंता के कारण आपस में जुड़ गई थीं। कौन होगी अनजान महिला? क्या लक्ष्य और ये महिला दोबारा आएंगे आमने सामने? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लक्ष्य ने हुमैरा को अनजान महिला की जानकारी देने की समाप्ति की, तब तक हुमैरा का रंग उड़ चुका था। हुमैरा लक्ष्य की ओर चिंतित रूप से देखते हुए गंभीर रूप से कहने लगी, अगर मुझे आने में जरा भी देरी होती तो शायद तुम घायल हो चुके होते। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहने लगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लक्ष्य ने जब से फौलाद की दुनिया में कदम रखा और जब भी उसे इस ठंडी ऑरा का अनुभव हुआ, उसने हमेशा ही असहज महसूस किया है। उसे ऐसा ही लगने लगता था कि शायद जैसे वो किसी जमी हुई नदी में डूबा हुआ हो। अगर हुमैरा समय पर मौकाए वारदात पर नहीं पहुंचती, तो वो अनजान महिला लक्ष्य का क्या हल करती, ये शायद कोई और नहीं जान सकता सिवाय उस महिला के। शिक्षिका महोदया, जादूगर मुर्गन ने भी यही कहा था कि उन्होंने अनजान महिला के शरीर में मौजूद ठंडी ऑरा को महसूस किया है। क्या आपने उसकी ऑरा में कुछ अजीब महसूस किया है? लक्ष्य ने हुमैरा की ओर चिंतित नजरों से देखते हुए विनम्र आवाज में प्रश्न किया। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए उसके प्रश्न के उत्तर में कहने लगी, वो एक रहस्यमयी जादूगरनी है लक्ष्य, और उसे जादू के इस क्षेत्र में महारत हासिल है। साथ ही उसने नकारात्मक जादुई ज्ञान हासिल करने में अच्छा खासा समय गुजारा है और उसने काफी अनुसंधान भी किए होंगे। इस कारण वो एक नकारात्मक रहस्यमयी जादूगरनी बन गई। जहां तक रहा सवाल उसके शरीर में ठंडी ऑरा के होने का, तो मैंने भी महसूस किया है उसे, और ऐसा शायद इसी कारण है कि उस महिला ने अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरा अंदाजा है कि वो उम्र में हम दोनों से काफी बड़ी हो सकती है, शायद लगभग 100 वर्ष की या उससे भी अधिक वर्ष की। बतौर एक लेवल 6 की जादूगरनी के रूप में हुमैरा अपने स्तर और ओहदे पर खरी उतरी, क्योंकि लक्ष्य की तुलना में उसने उस अनजान रहस्यमयी नकारात्मक जादूगरनी पर एक नजर डालकर बहुत अधिक जानकारी हासिल कर ली थी। लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, वो शायद इसलिए भाग खड़ी हुई होगी क्योंकि वो जान चुकी होगी कि वो अकेले ही हम दोनों का सामना नहीं कर सकती है। साथ ही उसे अपनी असली पहचान खतरे में नहीं डालनी होगी। ये उसके भागने का एक और कारण भी हो सकता है। हुमैरा लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, सही कहा तुमने, मैं तुमसे सहमत हूं। भले ही वो शक्तिशाली है, लेकिन संपत्ति शहर में वो इस तरह की हरकत करने की जुर्रत तक नहीं करेगी। वो यहाँ केवल मेले के उत्सव में भाग लेने और जादुई उपकरण खरीदने आई होगी। अगर तुम्हारी और उसकी मुलाकात पर गौर फरमाया जाए, तब इस बात की संभावना अधिक है कि वो तुम पर कोई सम्मोहित कर देने वाली जादुई श्राप का इस्तेमाल करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। और अगर मैं यहाँ नहीं आती, तो वो ऐसा कर भी देती, ताकि तुम्हें उसका अस्तित्व याद न रहे और तुम उसकी उपस्थिति को भूल जाओ। लक्ष्य ने हुमैरा की बात पर गौर फरमाया तो उसे समझ आया कि संपत्ति शहर में अनेक मास्टर जादूगर मौजूद होंगे, और यदि कोई रहस्यमयी नकारात्मक जादूगरनी किसी को हानि पहुंचाएगी, तो वे सभी लोग मिलकर उस पर धावा बोल देंगे। तो ऐसे में वो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकती, वरना वो खुद बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। लक्ष्य ने हुमैरा की ओर देखते हुए प्रश्न किया, आपके अनुसार हमें इस मामले के बारे में क्या करना चाहिए? हुमैरा ने लक्ष्य की ओर देखते हुए उसके सवाल पर प्रश्न किया, तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें? लक्ष्य हुमैरा की ओर देखते हुए कहने लगा, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और मान लेते हैं कि वो उतनी शक्तिशाली नहीं है।
अगर उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का होता तो वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखती और अपने आसपास के माहौल से काफी सतर्क रहती। हुमैरा लक्ष्य की ओर मुस्कुराहट से देखते हुए कहने लगी, सही जवाब। तुम्हें जादूगरों के मेले में कई मास्टर जादूगर दिखेंगे, जिनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने निजी कारणों से अपनी असली पहचान छुपाई हुई होगी, या ऐसे भी जादूगर दिखेंगे जो निजी कारणों से काफी समय से छुप कर रह रहे थे। हुमैरा और लक्ष्य इसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करने पहुंचे। रात का समय, ब्लू हर्मिट सराय का बाहरी हिस्सा। काली पोशाक वाली अनजान रहस्यमयी नकारात्मक जादूगरनी सराय के विपरीत दिशा में किसी अंधेरी गलियारे के अंधेरे कोने में अंधकार का सहारा लेकर छुपी हुई है और सतर्क रहकर सावधानी से आसपास के माहौल का मुआयना कर रही है। उसने पूरे 1 घंटे तक वहां केवल ये सुनिश्चित करने के इरादे से इंतजार किया कि कब वो दोबारा से सामान्य हो सकती है, कब वो फिर से राहत महसूस कर सकती है। रहस्यमयी जादूगरनी ने मन ही मन कहा, ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के जादूगर, मैंने बहुत लापरवाही बरती है, मगर अब मुझे संभल कर रहना होगा। इस अनजान महिला का नाम इलियाना है और वो लेवल 6 की रहस्यमयी नकारात्मक जादूगरनी है। हाल ही में वो रहस्यमयी जादू की श्रेणी में मौजूद खुफिया जादू की पढ़ाई कर रही थी, जिसका लेना देना खास तरह के जादुई तंत्रों मंत्रों और शापों से है, जिनका इस्तेमाल भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है, और वो इसी सिलसिले में यहां आयोजित किए गए मेले में आई हुई है। जादुई ज्ञान में शामिल किए गए जादुई तंत्रों मंत्रों और शापों पर अनुसंधान करने हेतु उसे खास किस्म की मणियों की आवश्यकता है, जिन्हें रूह मणि कहते हैं, और वो उन्हें खरीदने के इरादे से यहाँ पहुंची है। उसने इतना बड़ा जोखिम केवल इसी कारण उठाया था, और उसने संभल कर सावधानी के साथ अपनी असलियत छुपाई थी। इलियाना ने अपना रूप बदलने नहीं दिया था। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वो तब दिखती थी जब वो 18 वर्ष की हुआ करती थी। वो पिछले 90 वर्षों से निषिद्ध जादुई शापों का उपयोग करके 18 वर्ष की ही रही थी। वो 90 वर्ष की कड़ी मेहनत और कई अनुसंधानों के बाद लेवल 6 की जादूगरनी बनी थी, और इस दौरान उसने कई जादुई तंत्रों मंत्रों और शापों में महारत भी हासिल कर ली थी। उसे लगा था कि संपत्ति शहर में उसे अपनी टक्कर का कोई नहीं मिलने वाला है, मगर जल्द ही उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था जब उसने लक्ष्य और हुमैरा को देखा और उसे यह आभास हुआ कि वो दोनों उसकी असलियत समझ चुके होंगे। हुमैरा को देखकर उसे एहसास हुआ कि हुमैरा 30-35 वर्ष की होगी और इतनी कम उम्र में ही उसने लेवल 6 का मुकाम हासिल कर लिया। उससे अधिक गहरी छाप इलियाना पर एक 20 वर्ष से भी कम उम्र के लड़के ने छोड़ी। लड़के के जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों का इस्तेमाल करने की तेज रफ्तार को देखकर इलियाना स्तब्ध रह गई थी, और उसे इस बात का भी अंदाजा हुआ था कि भले ही वो जवान लड़का उससे उम्र में काफी छोटा है, मगर युद्ध में वो उसे अपनी रफ्तार के कारण नष्ट करने की क्षमता रखता है। इलियाना लड़के की शिक्षिका की शक्ति को महसूस करने की कल्पना सपने में भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि यह एहसास उसे अंदर से झिझोड़ कर तलवे तले रौंद देगा। इलियाना आह भरते हुए दुख के साथ मन ही मन अफसोस जताते हुए कहने लगी, इस दुनिया में ऐसे बुद्धिमान ज्ञानियों की कमी नहीं है। इलियाना की जादुई प्रतिभा एवरेज है, खासकर उसका माना पूल। 90 वर्ष के जादुई अनुभव के बावजूद भी उसका माना किसी 30 वर्षीय जादूगरनी के समान है, और यह उसके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। हालांकि किसी ऐसे जादूगर को कम समझना जिसके पास 100 वर्षों का जादुई अनुभव का साथ हो बेवकूफी है, और उसके अनुभव के साथ खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं होने वाला है। इलियाना ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। उसे ऐसा लगने लगा कि ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के जादूगर इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जब यह बात पक्की हुई तो वो फिर कुछ सोच विचार करने के बाद ब्लू हर्मिट सराय में वापस लौटी। इलियाना को पता चल गया कि जिन लोगों का सामना उसने किया था वे लोग ऐसे जादूगर हैं जिनके साथ तर्क किया जा सकता है। यदि वो कुछ भी ऐसा वैसा न करे तो वे लोग भी उसे अकेला छोड़ देंगे। जब इलियाना ने दूसरी बार सराय में प्रवेश किया तब वो अधिक सावधान रही। उसने अब अपने आकर्षक रूप और यौवन का दिखावा नहीं किया, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी कामुक फिगर को छुपाने के लिए एक बड़े से रोप के सहारे से अपने शरीर को ढक लिया। दिन भर कई लोगों का ध्यान उसकी ओर केंद्रित रहा, मगर अब वो उनसे थक चुकी थी और अब उसे किसी भी और का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। अपने कमरे में लौटने के बाद इलियाना सो नहीं पाई, क्योंकि इलियाना ने अपना जीवन एकांत में और अकेलेपन में गुजारा है। इस कारण उसके दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि वो इतनी अकेली है कि वो किसी से बात तक नहीं कर सकती है।
इलियाना बैठे बैठे ऊबने लगी। कारणवश उसने एक जादुई श्राप का इस्तेमाल किया। जादुई श्राप का नाम है रूहानी आंखें और ये लेवल 1 का रहस्यमयी जादुई श्राप है। इसके प्रभाव में उपयोगकर्ता को लंबी दूरी की दृष्टि प्राप्त होती है और उपयोगकर्ता की दृष्टि में आने वाले सभी बाधाएं या रुकावटें अपने आप ही ओझल हो जाती हैं। ये जादुई श्राप अत्यंत विवेकपूर्ण है। इलियाना ने यह ताक झांक करने की आदत तब से विकसित की थी जब से उसने अकेले रहना शुरू कर दिया था। उसकी यह आदत तो अब बदलने से रही। उसने मूल रूप से अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बस इधर उधर देखने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक ही उसे वो लड़का दिखा जो उसे सीढ़ी पर मिला था और जिसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और वो अकेला नहीं है, बल्कि कमरे में किसी अर्ध एल्फ के साथ है। इलियाना लड़के की शिक्षिका के प्रति भी काफी दिलचस्पी रखती है, मगर उसने उस जादूगरनी के प्रति अपनी जिज्ञासा को काबू में रखा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस लेवल 6 की जवान जादूगरनी का ध्यान उस पर फिर से पड़े। रहस्यमय जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की आक्रामक शक्ति एलिमेंटल और रोशनी के जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की शक्ति की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन वो एक पहलू में अन्य सभी प्रकारों के जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और ये पहलू है उनका विवेकपूर्ण और रहस्यमयी प्राकृतिक स्वभाव। जिस पल इलियाना ने सराय के कमरे में बैठे बैठे जादुई श्राप रूहानी आंखों का इस्तेमाल किया, किसी भी जादूगर को उसके इस जादुई श्राप के प्रभाव के अंशों की भनक तक नहीं लगी। किसी ने भी उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए श्राप की शक्ति को महसूस नहीं किया, फिर चाहे वो किसी भी लेवल के ही क्यों ना हो। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इलियाना की बेहतर वर्तनी कौशल और सावधान रहने की प्रक्रिया इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। जब इलियाना जवान जादूगर के कमरे की जासूसी कर रही थी, न तो उसे और न ही उसके साथी अर्ध एल्फ को इलियाना की उपस्थिति का कोई आभास हुआ, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इस तरह की घुसपैठ से कमरे को सुरक्षित करने के लिए बचाव रक्षक जादुई तंत्रों मंत्रों या श्रापों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस समय वो दोनों किसी चीज के बारे में बात करने में व्यस्त हैं और उनकी बातचीत का विषय जादुई अनुसंधान है। इलियाना न केवल उन्हें देख सकती है, बल्कि वो सटीक रूप से सराय में मौजूद सभी लोगों की बातें भी सुन सकती है, मगर उसका खास ध्यान जवान जादूगर और उसके दोस्त की बातों पर है। इलियास लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगा, यार मैंने हाल ही में तुम्हारे जादुई तंत्र मंत्र विसल ऑफ डेथ को सीखने समझने का प्रयास किया है। मुझे उसी सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना है। मैंने तुम्हारे स्क्रोल को देखकर एक स्क्रोल तैयार तो किया है, लेकिन मैंने उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। जरा देखकर बताना कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। मेज पर एक बड़ा सा स्क्रोल फैला हुआ है और उस पर विसल ऑफ डेथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इलियास ने स्क्रोल पर कई सारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, जिससे कि विसल ऑफ डेथ का स्ट्रक्चर अब कोई अलग ही जादुई तंत्र मंत्र या श्राप के स्ट्रक्चर में बदल गया था। क्या किसी को शक होगा इलियाना के जादू पर? क्या होगी लक्ष्य और इलियाना की दोबारा मुलाकात? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इलियास और लक्ष्य हमेशा ही एक दूसरे के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते रहे हैं। लक्ष्य ने इलियास से अपने किसी भी सर्वोच्च जादुई कौशल को नहीं छुपाया। कारणवश इलियास ने भी अब विसल ऑफ डेथ में महारत हासिल कर ली थी, मगर उसे खुद भी एक वैसी ही जादुई श्राप तैयार करने की इच्छा है। जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में इलियास और लक्ष्य की रफ्तारों में अंतर है। जहां इलियास इस श्राप का इस्तेमाल 0.5 सेकंड में कर सकता है, वहीं लक्ष्य इस श्राप का इस्तेमाल 0.3 सेकंड में। दोनों प्रतिभाशाली जादूगर मित्रों की इस श्राप की रफ्तार में केवल 0.2 सेकंड का फासला है और इलियास लक्ष्य से पीछे है। लक्ष्य नए स्ट्रक्चर की जांच करने में लीन हो गया और कुछ समय तक नए स्ट्रक्चर को जांचने परखने के बाद लक्ष्य को अंदाजा हुआ कि भले ही इलियास की सोचने की गति अभी भी उससे थोड़ी कम है, लेकिन इलियास का दिमाग ऐसे रचनात्मक विचारों से भरा हुआ है जिनके बारे में खुद लक्ष्य नहीं सोच सकता है। इसीलिए लक्ष्य हमेशा इलियास की राय की सराहना और कद्र करता है। 10 मिनट तक मौन रहकर लक्ष्य ने स्क्रोल को जांचा परखा। फिर उसके बाद लक्ष्य ने एक कलम लेकर स्क्रोल पर बने स्ट्रक्चर में कुछ चीजें जोड़ी। अब ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, जरा देखकर बताओ, लक्ष्य ने इलियास की ओर देखते हुए कहा। इलियास ने पहले तो ध्यान से स्क्रोल पर नजर दौड़ाई और स्क्रोल को देखकर वो अचंभित रह गया। इलियास चमकती आंखों के साथ लक्ष्य की ओर देखते हुए उत्साहित स्वर में कहने लगा, भाई कमाल कर दिया तुमने तो। मैं इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहता था। वाकई दोस्त,
तुम बेहद ही लाजवाब हो। अच्छा, मुझे और भी कई सवाल पूछने हैं। इलियास की बात खत्म होते ही लक्ष्य और इलियास दोनों मित्र विसल ऑफ डेथ के स्ट्रक्चर से संबंधित छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातों में लीन हो गए। उनका इरादा जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ को साथ मिलकर मॉडिफाई करने का है। वो दोनों इस बात से अनजान हैं कि इस पल किसी की नजर उन पर है। इलियाना उनकी बातचीत में काफी दिलचस्पी दिखा रही है। भले ही आम लोगों को उनकी बातें बेतुकी लग सकती हैं या वे लोग उनकी बातों को सुनकर ऊब सकते हैं, लेकिन इलियाना जैसी एक जादूगरनी जिसे जादुई ज्ञान में रुचि है, वो उनकी बातों से कैसे ऊब सकती थी। चूंकि इलियाना लेवल 1 के रहस्यमय श्राप रूहानी आंखों के जरिए से उन्हें देख और सुन रही है, तो उसे उनकी बातचीत तो बखूबी सुनाई दी, लेकिन जादुई श्राप रूहानी आंखें उसे स्पष्ट और सटीक रूप से स्क्रोल पर बने हुए स्ट्रक्चर को दिखाने में सक्षम नहीं हो पाई थी। मगर फिर भी उनकी बातों के आधार पर इलियाना श्राप की सामान्य विशेषताओं की कल्पना करने में कामयाब रही। शुरुआत में तो इलियाना ने जिज्ञासावश इन युवकों की बात सुनने की शुरुआत की थी और उसने यही सोचा था कि उनकी बातों से वो उबरने ही वाली है, जिसके बाद शायद उसे नींद आ जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे उनकी बातें गहरी होती चली गई, इलियाना उनकी बातों में और अधिक तल्लीन होती गई और अब उसका सारा ध्यान केवल इन दो युवकों पर है। इलियाना इसी वजह से उनकी बातों में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि भले ही विसल ऑफ डेथ एक लो लेवल के जादुई श्राप है, मगर जिस तरह से ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के दो जादूगर मित्र श्राप को मॉडिफाई करने की बातें कर रहे हैं, वे बातें उसे काफी मजेदार लगने लगी। जिसके साथ इलियाना को इस बात का भी एहसास हो गया कि ये दोनों ही युवा अत्यधिक प्रतिभाशाली जादूगर हैं। उनकी बातें एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हैं। उनकी बातें जादू के प्रति उनके भीतर दबी चिंगारी को दर्शा रही हैं। उनकी कल्पनाएं और योजनाएं काफी निराली और असाधारण हैं और उनकी रचनात्मकता बेमिसाल और जीवंत। हालांकि केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिन में तो कोई भी ऐसे सपने देख सकता है, डींगे हाँक सकता है। मगर इलियाना उन दोनों जवान जादूगरों की बातें सुनकर प्रभावित इसलिए हुई क्योंकि उनमें उन मॉडिफिकेशंस को पूरा करने की क्षमता है। फिर चाहे इस समय भले ही वो दोनों अपनी बातों से आसमान की ऊंचाइयों पर क्यों न टिके हुए लग रहे हों, मगर असल में तो वो दोनों इस बात से भी वाकिफ हैं कि अभी उड़ने में समय लगेगा, अभी वे जमीन पर खड़े हैं। इलियाना एक मास्टर जादूगरनी है, लेकिन अब इलियास और लक्ष्य की बातों से वो इतनी प्रभावित हुई थी कि उसे अपनी आंखों से जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ के स्ट्रक्चर को देखने की इच्छा होने लगी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने जादुई श्राप रूहानी आंखों की नियंत्रित सीमा को बढ़ाया तो श्राप की शक्ति भी बढ़ेगी और फिर शायद किसी ना किसी को वातावरण में माना के बढ़ने घटने का एहसास हो जाएगा और उसका भांडा फूट जाएगा। इलियाना मन ही मन कहने लगी, ईस्ट कोव जादुई विद्यालय वाकई काफी बेहतरीन जगह होगी। एक ही दिन में मैंने वहां के 3 जादूगरों के हुनर को देखा और महसूस किया है। इलियाना इन सब में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ और 2 घंटे कैसे बीत गए उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। लक्ष्य और इलियास ने भी तब तक जादुई श्राप के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लिया था और अब वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, जिन्हें सुनकर इलियाना ऊबने लगी। अचानक ही इलियाना के मन में ख्याल पनपा कि क्या सराय में ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के और भी जादूगर मौजूद होंगे, और अगर होंगे तो क्या वे भी उन्हीं तीनों जादूगरों की तरह होंगे। साथ ही सराय में और कैसे कैसे जादूगर ठहरे होंगे। इलियाना के मन में पनपे ख्यालों ने जैसे ही सवालों का रूप लिया, उसके मन में उन सवालों के जवाबों को ढूंढने की जिज्ञासा जागी और फिर वो उत्साहित होकर श्राप के जरिए से पूरे के पूरे सराय पर नजर रखने लगी। मगर कुछ कमरों में ताक झांक करने के बाद ही वो ऊब गई और इसका कारण कमरे में चल रहे कार्यक्रमों और नजारों से है। जैसे ही इलियाना ने लक्ष्य और इलियास के कमरे से नजर हटाकर किसी और कमरे में ताक झांक करने की कोशिश की, उसने देखा कि एक 30 वर्षीय जवान जादूगर किसी लड़की के साथ कामुकीय प्रक्रिया में लीन है और तुरंत ही इलियाना ने अपनी नजर उस लड़के के कमरे से हटा ली। और ऐसा भी लग रहा है कि कमरे में जो आवाज उसे सुनाई दी उससे वो काफी लज्जित हो गई, क्योंकि उसके गोरे गाल लाल हो चुके थे। उसने दूसरे कमरे पर जब अपना ध्यान केंद्रित किया तब उसने देखा कि कुछ 17-18 वर्ष के जवान जादूगरों और जादूगरनियों का समूह शराब पीने, हंसने गाने और किसी तरह के ताश जैसे खेल को खेलने में लीन है। इलियाना ने उस कमरे से दूसरे कमरे में झांका तो उसने पाया कि वहां पर भी कुछ ऐसी ही चीजें चल रही हैं, जिसके बाद इलियाना ने तुरंत ही ताकने झांकने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।
इलियाना को यह सब देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि वे सभी जादूगर आयोजित मेले के महोत्सव में भाग लेने राज्य की राजधानी आए हैं, मगर उनमें जादू के प्रति उतना जोश नहीं है। इलियाना ने मन ही मन खुद से कहा, मैं गलत थी। ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के वे दोनों विद्यार्थी इन लोगों से हर तरह से बेहतर हैं। एक बार फिर इलियाना ने अपना सारा ध्यान लक्ष्य और इलियास के कमरे की ओर केंद्रित कर श्राप का इस्तेमाल किया। इलियास और लक्ष्य एक ऐसे कमरे में रह रहे हैं जिसमें दो छोटे छोटे कमरे हैं और एक छोटा सा बैठक है। इस पल वे दोनों बैठक में हैं और इस बार वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वो दोनों किसी जादुई तंत्रों मंत्रों या श्रापों के स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन से जुड़ी बातें कर रहे हैं। इलियास और लक्ष्य जादुई उपकरण बनाने में व्यस्त है और इस नजारे को देखकर इलियाना काफी चौंक गई। अगर स्पष्ट रूप से नजारे की व्याख्या की जाए तो उनमें से केवल एक जादूगर काम कर रहा है और उसका अर्ध एल्फ मित्र उसे कार्य करते देख रहा है। इलियाना भले ही लक्ष्य के नाम से वाकिफ नहीं है, मगर उसे लक्ष्य के प्रति काफी रुचि है। लक्ष्य अभी भी मेले में भाग लेने की बात से इतना जोश में है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तभी वो उत्साहित होकर शस्त्र बनाने में लीन हो गया और वैसे भी उसके पास कुछ सामग्रियां बची थीं जिन्हें रखकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसने उन बची हुई सामग्रियों के सहारे से कुछ जादुई गहने बनाए। लक्ष्य ने गले का हार बनाया जिसकी प्रेरणा उसने पृथ्वी पर दिखने वाले गले के हारों से ली और उसने उस हार में लेवल 2 के सुरक्षक जादुई तंत्र मंत्र स्वयं सुरक्षम स्वाहम को स्टोर कर दिया। इलियास लक्ष्य को दिलचस्पी के साथ ये सब करते हुए देख रहा है और लक्ष्य की शस्त्र बनाने की कला से वो काफी प्रभावित भी हुआ। लक्ष्य उन लोगों में से है जिसे हर काम बिना कोई गलती किए बढ़िया तरीके से करना होता है और उसके इसी गुण और कौशल के प्रभाव में हार की सुंदरता काफी निखर गई। उस पर से उसके भीतर समाये हुए जादुई तंत्रों मंत्रों के प्रभाव के कारण हार के सौंदर्य पर 4 चांद लग चुका था। जैसे ही हार तैयार हुआ था, इलियास चेहरे पर मुस्कान लिए चमकती आंखों के साथ लक्ष्य को देखने लगा और उसने अपने दाएं हाथ को लक्ष्य की तरफ बढ़ा दिया और लक्ष्य ने उसे हार सौंप दिया। जैसे ही वो हार लक्ष्य के हाथ में आया, इलियास हार को जांचने परखने लगा और उसकी सुंदरता को निहारने लगा। लक्ष्य ने हार को सोने से बनाया था और उस पर स्टील मृथिल के छोटे छोटे दाने हीरे के समान गूंथे गए हैं और मोमबत्ती के प्रकाश के प्रभाव में हार सितारे की तरह चमक रहा है। इसके अलावा लक्ष्य ने एक जादुई पेंडेंट भी तैयार किया है जिस पर आंसू के आकार का नीले रंग का मणि लगा हुआ है जो कि माना के कारण मध्यम रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहा है। जिस तरह से इलियास हार की प्रशंसा कर रहा है, उसी तरह इलियाना की भी नजरों में एक चमक है जिसका कारण यह हार है। भले ही इलियाना सटीक और स्पष्ट रूप से हार को देख नहीं पा रही है, लेकिन वो जादूगर जिससे उसका सामना सीढ़ी के पास हुआ, उस अनजान जादूगर की शक्ति और बुद्धि के कारण उसे उसकी कला पर भरोसा है। इलियाना हार की कल्पना कर अनुमान लगाकर ही हार से प्रभावित हो गई थी। इलियाना 1 सदी से भी अधिक समय तक के लिए जीवित रही है, लेकिन आखिरकार है तो वो एक महिला और स्वाभाविक रूप से वो भी अन्य महिलाओं के समान गहनों और सुंदर चीजों के प्रति काफी आकर्षित है, क्योंकि उसे अपने 18 वर्ष जैसी दिखने वाली जवान लड़की के भेष को बनाए रखना है। इलियाना गहने के प्रति अब इतनी आकर्षित हो गई कि उसके मन में गहने को पाने की लालसा पनपी और तो और उसका मन तो तुरंत ही लक्ष्य और इलियास के कमरे में पहुंचकर गहनों को देखने का कर रहा है। इसी बीच इलियास के हाव भाव को देखकर लक्ष्य समझ गया कि वो किस सोच में डूबा हुआ है। लक्ष्य इलियास की ओर देखते हुए उसे छेड़ते हुए कहने लगा, यही सोच रहे हो ना कि इनाया के गले पर यह हार काफी जचेगा? हाँ, बोलो बोलो। इलियास लक्ष्य की ओर देखते हुए चौंकते हुए जल्दबाजी में कहने लगा, क्या नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। इलियास का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लक्ष्य उसके विचारों को इतनी सटीकता से भांप लेगा। लक्ष्य इलियास की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगा, हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि तुम क्या सोच रहे थे और क्या नहीं। नाटक करना बंद करो। एक काम करो, तुम यह हार ले लो, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले सामग्रियों के कुल मूल्य से दुगना मूल्य चुकाना होगा। इलियास लक्ष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, मुझे सौदा मंजूर है। इलियास को हार बहुत ही पसंद आया था। उसने हार की सामग्रियों की कुल कीमत का अनुमान लगाया और दुगने दाम को कुल कीमत से जोड़ा तो उसे पता चला कि उसे लक्ष्य को 400 सोने के सिक्के देने होंगे, जबकि यदि वो ऐसा कोई हार बाजार से खरीदे तो उसके बदले उसे लगभग 4000 सोने के सिक्के तक देने पड़ सकते हैं, और ऐसा उस हार की मिड लेवल की जादुई क्वालिटी के कारण होगा। यह सौदा वास्तव में उसके लिए एक बेहतरीन और फायदे का सौदा है। क्या करने वाली है इलियाना? क्या होगी लक्ष्य और इलियाना की दोबारा मुलाकात? डार्क एल्व्स फिरोज और
अनस कहां होंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिस पल इलियाना ने उनकी गहरी दोस्ती के दृश्य को देखा, उस मंजर ने उसे भीतर से हिला कर रख दिया और अब वो उनकी दोस्ती से काफी प्रभावित नजर आने लगी। पिछले कुछ समय से इलियाना ने जो कुछ भी देखा, उससे उसे यही समझ आया कि वो दोनों एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं और उनके बीच अटूट दोस्ती का रिश्ता है। इलियाना को अपने जीवन पर और खुद पर अफसोस होने लगा, क्योंकि वो तन्हा है और उसने इस तरह की दोस्ती का अनुभव आज तक नहीं किया है। वो हमेशा ही एकांत में चुपचाप जादू का अध्ययन करने में लगी रहती थी। जब भी उसे जादू से जुड़े किसी भी विषय में परेशानी होती, तो वो उससे अकेले ही निपटती थी, फिर चाहे उस समस्या का समाधान मिलने में कितना ही समय क्यों न लग जाए। जब कभी उसका अकेलापन उसे सताने लगता, उसे तन्हाई का एहसास दिलाता, तो वो खुद को ही अपनी बाहों में भर लेती और खुश होने और मुस्कुराने का ढोंग रचती। या कभी कभार जब उसे रातों को नींद नहीं आती, वो बेचैन महसूस करने लगती, तो खुद को शांत करने और अकेलेपन के एहसास को भुलाने के लिए वो तकिए को अपने सीने से सटाकर सोने की कोशिश करती। इलियाना ने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई हो सकता है जिसके साथ वो अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सके। कोई ऐसा जो उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को उसके बिना कहे ही पढ़ ले, उसके दिमाग में बसे तनावपूर्ण ख्यालों को समझे, उसके हर कार्य में उसे प्रोत्साहित करे और उसके हर कदम पर उसके साथ चले, सदैव ही उसका साथ दे। इलियाना रूहानी आंखों के श्राप के जरिए से कभी लक्ष्य को देखती, तो कभी इलियास को, और फिर अचानक ही उसकी नजरें लक्ष्य पर ही टिकी रहीं। काले बालों वाला साधारण सा लड़का, एक अर्ध एल्फ दोस्त की सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इलियाना उसकी ओर ही आकर्षित हुई। जब इलियाना उन दोनों की बातों को सुन रही थी, तो उसने महसूस किया था कि वो जवान लड़का जिससे वो मिल चुकी है और उसके नाम से अनजान है, वो ही अपने दोस्त से अधिक बातें कह रहा था, उसे सुझाव पर सुझाव दिए जा रहा था, जिस कारण इलियाना को लक्ष्य काफी सुलझा हुआ और समझदार लगने लगा। साथ ही उसने महसूस किया कि वो लड़का शक्ति, ज्ञान और संवेदनशीलता का एक मिश्रण है। उसके सभी गुण उसे काफी खास बनाते हैं। उसी पल इलियाना के मन में ख्याल पनपा कि ऐसा साथी, ऐसा दोस्त पाने के लिए उसे क्या करना होगा। ठीक इसके बाद इलियास और लक्ष्य बैठक से अपने अपने कमरे में चले गए और इलियाना अपने श्राप के सहारे लक्ष्य का पीछा करते हुए उसके कमरे में चली गई। लक्ष्य को उस कमरे में अकेला पाकर इलियाना के मन में यह विचार आया कि उसे उससे एक बार मिलना चाहिए। कई घंटों तक लक्ष्य पर नजर रखने के बाद इलियाना को महसूस हुआ कि यदि वो उसके साथ अपना व्यवहार ठीक रखे, उससे अच्छे से बातचीत करे, तब शायद लक्ष्य भी उससे अच्छे से पेश आएगा। जिसके बाद वो एक बार उससे विसल ऑफ डेथ के जादू शाप के बारे में पूछेगी और उससे गहने बनाने के कार्य में मदद मांगेगी। साथ ही इलियाना इस सोच में भी पड़ गई कि क्या वो लड़का इतना कठोर होगा कि एक महिला के अनुरोध को अस्वीकार कर दे। उसे देखकर तो ऐसा स्मरण हुआ नहीं था, तो इस सवाल के जवाब जानने के लिए उसे उसके पास पहुंचना ही होगा। यह आवेग इतना मजबूत है कि इलियाना के दिल को इस आवेग ने जकड़कर इलियाना को अपने वश में कर लिया। जैसे ही इलियाना ने देखा कि लक्ष्य सोने वाला है, वो दांत पीसने लगी। फौरन ही इलियाना ने जादुई श्राप रूहानी आंखों का इस्तेमाल करना रोक दिया और उसने खुद पर किसी अन्य रहस्यमयी जादुई श्राप का इस्तेमाल किया। अचानक ही इलियाना का पूरा शरीर धूसर धुंध के बादल के सहारे से ढक गया और जैसे ही वो धुंध खत्म हुई, इलियाना पर जादुई श्राप का प्रभाव हो चुका था, जिसके बाद वो एक कौवे में बदल गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़कर लक्ष्य के कमरे की ओर बढ़ी। इलियाना ने अपनी ओर से एक आश्चर्यजनक कदम उठाया था, मगर क्यों, किस लिए, ये वो खुद भी नहीं जानती है, लेकिन वो इस बात से वाकिफ है कि उसके लिए आज की रात काफी लंबी और अंतहीन है। उसके मन में लक्ष्य को जानने, पहचानने और समझने की इच्छा जागी है, और अगर उसने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो उसकी ये जिज्ञासा, उसकी प्यास उसे रात भर सताएगी और उसे नींद नहीं आएगी। इलियाना, जिसने अब एक कौवी का रूप धारण किया हुआ था, वो लक्ष्य के कमरे में खिड़की पर लगे वायु निकास यानी एयर वेंट के जरिए से दाखिल हुई और अचानक ही वो धूसर धुंध में बदल गई, जिसके बाद वो फिर से अपने 18 वर्षीय भेष में आ गई। और ये सब इतनी तेजी से लक्ष्य की आंखों के सामने हुआ कि वो हक्का बक्का रह गया। लक्ष्य के मन में एक साथ कई सवाल पनपे, जैसे कि क्या ये महिला मुझे हमेशा के लिए चुप करने के इरादे से यहां आई है? मैंने भी खामखाही अजीब मुसीबत मोल ले ली। कहां फंस गया भाई मैं? इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई हूं।
वास्तव में लक्ष्य को उसके सामने खड़ी रहस्यमयी नकारात्मक जादूगरनी से जादुई ऑरा के निकलने या माना के बढ़ने घटने का एहसास नहीं हुआ, और उसके चेहरे के हाव भाव भी यही दर्शा रहे हैं कि वो उस पर छुपकर हमला करने के इरादे से कमरे में दाखिल नहीं हुई है। साथ ही उसके हाथ में जादुई छड़ी भी नहीं है। बहरहाल लक्ष्य ने फिर भी सतर्क रहने का निर्णय लिया। लक्ष्य ने कटाक्ष भरे स्वर में इलियाना की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आमतौर पर लोग कौए बनकर ही तो दूसरे लोगों से मिलने जाते हैं, है ना? लक्ष्य की बात पर इलियाना मंद मंद मुस्कुराने लगी और अचानक ही वो लक्ष्य को पहले से भी और सुंदर दिखने लगी। इलियाना कमरे में मौजूद एकमात्र कुर्सी पर जाकर बैठ गई। इलियाना लक्ष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगी, मैं पहले से ही आपको बता देना चाहती हूं कि मैं काफी समय से आपको देख रही थी। मैंने आप पर नजर रखी थी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं है, और न ही मैं संपत्ति शहर में कोई ऐसी वैसी हरकत करके किसी भी तरह की मुसीबत मोल लेना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे रहस्यमयी जादुई श्रापों में महारत हासिल है। अगर मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाना होता तो मुझे आपके सामने आने की जरूरत तक नहीं पड़ती। अब मेरे बारे में आपकी क्या राय है? यदि वे दोनों इस समय संपत्ति शहर में न होते तो इलियाना की सामान्य प्रक्रिया यह होती कि वो लक्ष्य को अपनी मीनार में ले जाती, वहां उससे सवाल जवाब करती और फिर उसकी याददाश्त को मिटा देती। इलियाना ने कई मर्तबा यह व्यवहार कई लोगों के साथ किया हुआ था, खासकर ऐसे लोग जो उसे काफी दिलचस्प लगते और जिनके प्रति वो आकर्षित हुआ करती या जिनके प्रति उसे रुचि होती। हालांकि इलियाना के लिए यहां ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं होगा। लक्ष्य अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी लेवल 6 की जादूगरनी शिक्षिका का साथ है, और तो और वो खुद भी काफी शक्तिशाली है। साथ ही यहां और भी कई मास्टर जादूगर होंगे। इलियाना को उससे इस तरह से बात करनी होगी जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। लक्ष्य ने अपनी जादुई छड़ी को रखने से पहले कुछ समय के लिए कुछ सोचा। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, आप यहां किस इरादे से आई हैं? संपत्ति शहर आने का कोई खास कारण? जैसे ही इलियाना ने लक्ष्य की बात सुनी, वो जरा खुश नजर आने लगी, क्योंकि लक्ष्य काम की बात पर उतर आया था। इलियाना लक्ष्य की ओर मुस्कुराकर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगी, वही इरादा है जो बाकी के जादूगरों का है। मैं भी मेले के कारण ही यहाँ आई हूँ, मगर मेला तो कल से लगेगा, लेकिन मैं पहले से ही आपके साथ कुछ सौदा करना चाहती हूँ। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, अच्छा तो ये बात है। लक्ष्य उसकी बात से काफी उत्सुक लगने लगा, मगर वो अभी भी काफी सतर्क रहा। लेकिन वो अब रहस्यमयी जादूगरनी के प्रति पहले की तरह शत्रुता की भावना को नहीं दर्शा रहा है। इलियाना ने जब देखा या महसूस किया कि लक्ष्य बखूबी से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी क्षमता की प्रशंसा करने लगी। इलियाना ने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से एक स्क्रोल निकाला और लक्ष्य की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहने लगी, मेरे पास एक लेवल 4 का जादुई स्क्रोल है, और मैं आपको ये स्क्रोल आपके जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ के बदले में दे सकती हूँ। क्या आपको ये सौदा मंजूर है? लेवल 4 के जादुई श्राप के बदले लेवल 1 के जादुई श्राप का आदान प्रदान करना सामान्य परिस्थितियों में एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। हालांकि लक्ष्य कोई सामान्य या साधारण इंसान नहीं है। अगर उसे किसी भी जादुई तंत्र मंत्र या श्राप को सीखने की इच्छा होगी तो वो उस जादुई तंत्र मंत्र या श्राप को ओम पॉइंट्स के सहारे से खरीद सकता है। इसके अलावा लक्ष्य के पास हुमैरा और डीन साहब की जादू की किताबों को पढ़ने की अनुमति है। कारणवश इस लेवल 4 के जादुई श्राप का महत्व उसे इलियास और अपने द्वारा मेहनत से तैयार किए गए लेवल 1 के जादुई श्राप के महत्व से बेहद ही कम लगा। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए सिर को ना के इशारे में हिलाकर कहने लगा, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। इलियाना को लक्ष्य की बात से बहुत बड़ा झटका लगा। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, आप कृपया एक बार इस श्राप के बारे में जान लीजिए, फिर फैसला लीजिएगा। मेरे इस रहस्यमयी श्राप का नाम है साइकिक शॉक, जिसे मैंने अपने खास जादुई सुप्रीम स्किल के जरिए से विकसित भी किया है। आप इस श्राप के इस्तेमाल से 240 फीट तक के रेडियस में मौजूद अपने दुश्मन की आत्माओं पर हमला कर सकते हैं और उनकी संकल्प शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। लक्ष्य इलियाना की बात सुनकर अब सौदे के प्रति और भी अनिच्छुक हो गया। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, मुझे इस तरह के श्रापों में कोई दिलचस्पी नहीं है। परिभाषा के अनुसार इस श्राप को नकारात्मक जादुई श्राप माना जाएगा। फौलाद की दुनिया में ऐसे श्राप जिनका असर आत्माओं पर हो, उनका इस्तेमाल करना वर्जित है। लक्ष्य को इस प्रकार के जादुई ज्ञान और उनमें शामिल किए गए जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मगर वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं सीखना चाहता। इसका कारण ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के जादूगरों द्वारा निष्कासित किए जाने का उसका अपना डर है। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, ठीक है फिर, कोई बात नहीं।
इलियाना ने उस स्क्रोल को अपनी डायमेंशनल अंगूठी में रख दिया। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, आपके जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ के स्ट्रक्चर को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? लक्ष्य इस बात से काफी उत्सुक हो गया कि आखिर इलियाना को इस श्राप को क्यों सीखना है। लक्ष्य इलियाना के सवाल पर खामोश रहकर कुछ सोच विचार करने लगा। लक्ष्य ने इलियाना की ओर देखते हुए कहा, अगर आप मुझे कुछ खास चीज देंगी तो बात बन सकती है। इलियाना मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, बेहद ही लालची व्यक्ति हैं आप। अचानक ही इलियाना ने अपनी अंगूठी से एक स्क्रोल निकाला जो दिखने में भूरे रंग का है और चांदी रंग की मध्यम रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहा है। इलियाना ने जब इस स्क्रोल को बाहर निकाला था तो समय मानो जैसे थम सा गया था। इसकी जादुई उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगा और तुरंत उसने महसूस किया कि उसका दिलो दिमाग भारी सा हो गया और उसे एक ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे उस पर एक अमूर्त शक्ति का दबाव पड़ा हो। लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि किसी स्क्रोल में इतनी शक्ति भी समा सकती है। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए चौंकते हुए कहने लगा, ये क्या है? इलियाना लक्ष्य का प्रश्न सुनकर कुछ यूं मुस्कुराई कि जैसे मानो वो कोई चालाक लोमड़ी हो जिसने अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लिया हो। इलियाना लबों पर गर्व भरी मुस्कान लिए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, क्या आपने जादूगर बिरजू महाराज जी का नाम सुना है? इलियाना ने आखिर लक्ष्य से लेजेंडरी जादूगर का जिक्र क्यों किया था? क्या लक्ष्य इलियाना के स्क्रोल के इस सौदे को अपनाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य को इलियाना का सवाल जरा अजीब सा लगा। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, हाँ, उनके नाम से कोई जादूगर कैसे वाकिफ नहीं होगा भला? इलियाना मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, ये जादूगर बिरजू महाराज जी का एलिमेंटल स्क्रोल है। आपके श्राप के बदले मैं आपको इस स्क्रोल की एक झलक दिखाऊंगी। इलियाना के इतना कहते ही लक्ष्य ने तुरंत ही कहा, मुझे सौदा मंजूर है। इलियाना को इस बात का डर नहीं है कि लक्ष्य स्क्रोल को लेकर भाग जाएगा। उसने लक्ष्य की ओर स्क्रोल को दाएं हाथ से बढ़ा दिया और फिर बाएं हाथ से वो कागज मांगी जिस पर श्राप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। लक्ष्य ने स्क्रोल को इलियाना को सौंप दिया और लगभग तुरंत ही उसने इलियाना के हाथ से वो स्क्रोल ले ली और फिर स्क्रोल को खोलकर देखने लगा। स्क्रोल सफेद रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहा है। लक्ष्य का अधिक ध्यान स्क्रोल पर बने आकर्षित स्ट्रक्चरों पर है। स्ट्रक्चरों को काफी सटीकता के साथ एडवांस्ड तकनीकों के सहारे से बनाया गया है। देवता गेम में लक्ष्य को केवल इस तरह के स्क्रोलों को पढ़कर 10 सेकंड तक रुकना होता था, जिसके बाद उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। मगर असल दुनिया में उसे स्क्रोल से लाभ उठाने से पहले इस स्क्रोल को समझना होगा। अचानक ही लक्ष्य को एक नोटिफिकेशन के रूप में गेम के सर्वर सिस्टम पर एक सवाल दिखा। एपिक क्वालिटी की जादू स्क्रोल मिली है, क्या आप इसे स्कैन कर रिकॉर्ड करना चाहेंगे? लक्ष्य ने मनी मन गेमिंग सिस्टम को आदेश देते हुए कहा, अवश्य, फौरन ही रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। यह स्क्रोल इतना जटिल है कि लक्ष्य उसे एक बार पढ़कर उसे समझने और याद रखने में कामयाब नहीं हो सकता है। कारणवश उसने सोचा कि यदि वो स्क्रोल को रिकॉर्ड कर ले तब वो भविष्य में उसे देखकर उससे ज्ञान हासिल कर सकता है। गेम का सिस्टम अत्यंत कुशल है। लक्ष्य ने महसूस किया कि वो किसी ट्रांस में पहुंच चुका है और कुछ ही सेकंड के बाद उसे स्क्रोल में समाई गई सभी बातें याद हो गईं। जैसे ही लक्ष्य को स्क्रोल में समाया ज्ञान हासिल हुआ, इलियाना, जो कि इन सभी बातों से बेखबर है, उसने उसी समय स्क्रोल को लक्ष्य के हाथों से खींच लिया। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्क्रोल की एक झलक दिखाऊंगी। आप तो स्क्रोल को पढ़ने में व्यस्त हैं। मैं ये स्क्रोल इससे अधिक समय के लिए आपको नहीं दे सकती हूँ। लक्ष्य इलियाना के हाथ की ओर स्क्रोल को देखते हुए कहने लगा, आप बेहद ही खुशनसीब है क्योंकि आपको स्क्रोल मिला। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, मेरी खुशनसीबी आपकी खुशनसीबी के आगे घुटनों के बल रेंग रही है। आप एक बेहद ही बेहतरीन, बुद्धिमानी, ज्ञानी, हुनरमंद जादूगर हैं और ये कमाल बेमिसाल कौशल आपका सबसे बड़ा तोहफा है। इलियाना ने जब लक्ष्य की तारीफ के पुल अपने शब्दों के जाल से बांधे तो वो भले ही उसकी प्रशंसा करते हुए सभी बातें कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक ईर्ष्या थी, एक जलन थी। लक्ष्य इलियाना को देखते हुए कहने लगा, मैंने सुना है कि कुल मिलाकर बिरजू महाराज जी ने अपने पीछे ऐसे 6 स्क्रोल छोड़े हैं और अगर उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनसे एक शक्तिशाली स्क्रोल तैयार होगा। जो स्क्रोल आपके पास है वो कौन सा स्क्रोल है? क्या आप इस बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? इलियाना अब भी लक्ष्य के जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ के स्ट्रक्चर को देखने में व्यस्त है। उसने लक्ष्य की बातें तो सुनी थी, लेकिन पल भर के लिए भी उसका ध्यान स्क्रोल से भटका नहीं। इलियाना स्क्रोल को देखते हुए ही लक्ष्य की बातों का जवाब विनम्र स्वर के साथ देते हुए कहने लगी,
जब मैंने ज्ञानी कहा था तो मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े ज्ञानी होंगे। खैर, ये बातें सच हैं। वाकई 6 स्क्रोल हैं और जो स्क्रोल मेरे पास है वो दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप इस स्क्रोल को पूरी तरह से समझने में सक्षम रहे तो आपकी माना की रिकवरी की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। इलियाना को लगा कि चूंकि लक्ष्य ने स्क्रोल को अधिक समय के लिए देखा नहीं था तो माना की रिकवरी की रफ्तार तो दुगनी होने से रही। वहीं दूसरी तरफ उसने लक्ष्य द्वारा दिए गए स्क्रोल को लगभग 20 मिनट तक जांचा परखा था, तो ये उसके लिए फायदे का सौदा है। लेकिन फिर अचानक ही उसके मन में ख्याल पनपा कि क्यों ना वो लक्ष्य को कुछ समय के लिए बिरजू महाराज जी का स्क्रोल सौंप देगी, ताकि उसका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, मैंने ऐसी स्क्रोल आज तक नहीं देखी। भले ही श्राप लेवल 1 का है मगर बेहद ही शक्तिशाली है। आपके स्क्रोल ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आपको एक बार फिर से बिरजू महाराज जी का स्क्रोल 1 मिनट के लिए दूंगी, लेकिन कुछ ही समय के लिए। और उतने समय में आप उस स्क्रोल के कितने हिस्से को याद रख सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अपनी बात कहते ही इलियाना ने स्क्रोल लक्ष्य की ओर बढ़ाई और फिर लक्ष्य ने जब स्क्रोल को खोला तो दोनों साथ ही स्क्रोल को देखने लगे। इस बार लक्ष्य ने स्क्रोल को जांचने परखने के कार्य में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो तो ये देखने लगा कि क्या गेमिंग सिस्टम ने स्क्रोल की सारी जानकारियां रिकॉर्ड कर ली हैं। वो गेम के सिस्टम में मौजूद स्क्रोल से संबंधित जानकारियों को स्क्रोल से मिलाने लगा और थोड़े समय के बाद उसे इस बात का भरोसा हो गया कि स्क्रोल से जुड़ी सभी जानकारियां सिस्टम में मौजूद हैं। इस सब में लक्ष्य को 3 मिनट का समय लगा था और 1 मिनट का समय देने के बावजूद भी इलियाना ने लक्ष्य को इस बार 3 मिनट तक नहीं टोका। जैसे ही लक्ष्य ने स्क्रोल को जांचने परखने की प्रक्रिया खत्म की, इलियाना ने उससे स्क्रोल ले लिया। इलियाना ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, आपने स्क्रोल को 3 मिनट तक देखा है, तो इसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मेरा भी तो फायदा होना चाहिए। एक लेवल 1 के बदले एक लेजेंडरी स्क्रोल को देखना लक्ष्य के लिए फायदेमंद सौदा साबित हुआ था, जिस वजह से वो भी काफी प्रसन्न है। और ऐसा केवल इलियाना के कारण ही मुमकिन हुआ था, तो इस वजह से लक्ष्य ने उसकी बात पर गौर फरमाया। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। इलियाना चमकती आंखों के साथ लबों पर हल्की मुस्कान लिए लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, क्या आप मेरे लिए कोई गहना बना सकते हैं, वैसा ही गहना जैसा आपने अपने दोस्त को कुछ समय पहले दिया है। जब लक्ष्य ने इलियाना के हाव भाव को देखा तो उसका भी हाल कुछ वैसा ही था जैसा इलियास का तब था जब उसने पहली बार हार को देखा था। इलियाना इलियास से अधिक उत्साहित लग रही थी। लक्ष्य इलियाना को देखते हुए सोचने लगा, भले ही वो लेवल 6 की जादूगरनी है लेकिन उसे गहने काफी पसंद है। लक्ष्य फिर अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए उन गहनों की बनावट के बारे में सोचने लगा जो पृथ्वी पर काफी मशहूर थे। ऐसा करते हुए लक्ष्य ने कुछ गहनों के डिजाइन को अपने दिमाग में बना लिया। उसके बाद लक्ष्य ने कुछ सामग्रियां निकाली और वो इलियाना के लिए गहने बनाने के कार्य की तैयारी में लग गया। अरे अरे, 1 मिनट ठहरिए। अचानक ही इलियाना ने लक्ष्य को कार्य को आगे बढ़ाने से रोक दिया। इलियाना ने अपनी अंगूठी से कुछ सामग्रियां निकाली और लक्ष्य की ओर उन्हें बढ़ाते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगी, कृपया आप इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके मेरे लिए गहना तैयार कीजिए। इलियाना ने लक्ष्य की ओर सोने, थोरियम और कैट्स ऑयल रत्न बढ़ाया हुआ है। रहस्यमय जादुई उपकरणों और श्रापों में कैट्स ऑयल रत्न का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। लक्ष्य रत्न को देखते हुए इलियाना से कहने लगा, देखिए ये रत्न एक खास और हाई क्वालिटी जादुई सामग्री है और ज्यादातर इनका इस्तेमाल रहस्यमय जादुई श्रापों को इनमें स्टोर करने के इरादे से किया जाता है और मुझे इस तरह के जादुई श्राप नहीं आते, तो मैं इस रत्न का इस्तेमाल करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। इलियाना लक्ष्य की बात सुनकर जरा हिचकिचाई और झिझकी, क्योंकि वो चाहती थी कि लक्ष्य कैट्स ऑयल रत्न का उपयोग करके उसके लिए कुछ तैयार करे। मगर फिर इलियाना ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया और उसने लक्ष्य को अग्निमणि सौंपी। और जैसे ही लक्ष्य ने अग्निमणि को देखा उसे स्मरण हुआ कि यह अग्निमणि उस अग्निमणि से काफी बेहतरीन है जो डार्क एल्फ जादूगर मास्टर हुकुम सिंह की जादुई छड़ी पर लगी हुई थी और जिसके इस्तेमाल से उसने जादुई छड़ी मशाल को बनाया था। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, रहस्यमय जादुई श्राप न सही लेकिन अग्नि एलिमेंटल जादुई श्राप तो आपको आते ही होंगे। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, लेवल 4 का आग का गोला कैसा रहेगा। लाजमी है कि जब अग्निमणि इतनी बेहतरीन क्वालिटी की है तो लक्ष्य क्यों ही उसमें कोई कम लेवल के जादुई श्राप को स्टोर करके मणि को बर्बाद करेगा। उसे इलियाना द्वारा दिए गए सभी सामग्रियों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। इलियाना लक्ष्य की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगी, बेहद ही बढ़िया रहेगा। लक्ष्य इलियाना की ओर देखते हुए कहने लगा, 1 हफ्ते के बाद आकर आप अपनी अमानत मुझसे ले लीजिएगा। इलियाना ने अचानक ही अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखा और कहने लगी, मैं भी इतनी बेवकूफ हूं कि क्या बताऊं। आपका नाम क्या है।
लक्ष्य ने इलियाना की ओर देखते हुए विनम्रता के साथ कहा, मेरा नाम लक्ष्य है। इलियाना ने लक्ष्य की ओर देखते हुए आंख मारकर कहा, मुझे उम्मीद है कि जितने कमाल के आप हैं, आप उतना ही कमाल के गहने तैयार करेंगे लक्ष्य जी। इतना कहते ही वो एक बार फिर से कौए में बदल गई और इलियाना जिस रास्ते से लक्ष्य के कमरे में दाखिल हुई थी, वो उसी रास्ते से उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही लक्ष्य को ऐसा लगा कि ये उसका कोई सपना था, मगर लक्ष्य ने अभी भी उसके द्वारा दिए गए अग्निमणि को थामा हुआ है, जो इस वाकये को सपना नहीं बल्कि हकीकत बताता है। साथ ही लक्ष्य को अचानक ही एहसास हुआ कि उसे उस अनजान रहस्यमयी जादूगरनी का नाम तक नहीं पता है। कुछ समय पहले तक जिस अनजान महिला को उसने अपना दुश्मन माना था, वो अब उसे उतनी बुरी नहीं लगी। साथ ही उसके कारण लक्ष्य को बिरजू महाराज जी के दूसरे स्क्रोल का दर्शन भी हुआ। लक्ष्य ने मन ही मन आश्चर्य जताते हुए कहा, यह दुनिया भी वाकई कितनी अजीब है। रात काफी हो चुकी थी और उसके आने से पहले लक्ष्य सोने जा ही रहा था, तो उसने फिर से सोने का निर्णय लिया। अगली सुबह लक्ष्य काफी जल्दी उठ गया। लक्ष्य ने अनजान महिला को एक गहना देने का वादा तो कर दिया था, मगर फिर उसने सोचा कि वो उसके लिए क्या बनाएगा। यदि वो हाई लेवल के श्राप से हार बनाएगा तो पहनने वाले की जान को भी खतरा हो सकता है, और अक्सर हारों में हाई लेवल के जादुई तंत्र मंत्र और श्राप इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए आए थे। तो अब उसके पास दो गहनों में से एक को बनाने का विकल्प है। या तो उसे अनजान महिला के लिए कोई अंगूठी बनानी होगी या फिर कोई ब्रेसलेट। लक्ष्य ने मन ही मन खुद से कहा, अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसका नाम जरूर पूछूंगा। फिलहाल के लिए मैं उसे शानी कौवी कहूंगा। लक्ष्य थोड़े समय तक इस बात पर विचार करने लगा कि उसे क्या तैयार करना चाहिए, और कुछ सेकंड के बाद उसे इस समस्या का हल मिल गया और उसने जादुई ब्रेसलेट को तैयार करने का निर्णय लिया। चूंकि उसने पहले से ही ब्रेसलेट के कुछ बेहतरीन डिजाइन चुन रखे थे, तो लक्ष्य ने लेवल 4 के जटिल स्ट्रक्चर के लिए एक जटिल डिजाइन वाले ब्रेसलेट को चुनने का निर्णय लिया। और उसे ब्रेसलेट तैयार करते समय माना के नियंत्रण पर काफी खास ध्यान देना होगा और बारीकी से माना की प्रवाह के जरिए से मणि में श्राप को समाना होगा। लक्ष्य ब्रेसलेट पर काम करते हुए सभी छोटी बड़ी जानकारियों पर ध्यान दे रहा है और किसी कारीगर की तरह ब्रेसलेट को बारीकी से तैयार करने में व्यस्त है। साथ ही उसने यह भी फैसला किया कि वो लेवल 4 के श्राप आग के गोले का साधारण वर्जन उस ब्रेसलेट में स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो तो उसके मॉडिफाइड वर्जन को ब्रेसलेट के भीतर स्टोर करेगा। क्या होगा जादूगरों के मेले में? क्या रंग लाएगी लक्ष्य और इलियाना की अगली मुलाकात? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लक्ष्य किसी कार्य में व्यस्त होता है तो उसे वो कार्य परफेक्शन के साथ करना पसंद है, क्योंकि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। और तो और वो इसी कारण इलियाना के लिए मेहनत से ब्रेसलेट बनाना चाहता है, क्योंकि इलियाना के कारण वो बिरजू महाराज जी के स्क्रोल को देख पाया। लक्ष्य मन ही मन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ओसीडी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। सुबह के 7 बज चुके हैं और अब तक लक्ष्य ने ब्रेसलेट का ब्लूप्रिंट तैयार कर भी लिया था, जिसके बाद वो सामग्रियों की फहरिस्त बनाने लगा और वो तैयार होने लगा। 10 मिनट के बाद लक्ष्य सराय के मुख्य हॉल में इलियास, रूपाली और हुमैरा से मिला। इतनी सुबह सुबह भी सराय के मुख्य हॉल में काफी चहल पहल थी। शायद वहां कल की तुलना में अधिक भीड़ थी। देवदूत हुमैरा जादूगरनी मीरा के नाम से काफी मशहूर है, क्योंकि मुख्य हॉल में दिखने वाले जादूगरों और जादूगरनियों में से कई लोगों ने उसे जादूगरों की सलामी दी थी, उसके सम्मान में झुके थे और उसका आदर सत्कार करते हुए उसे नमस्ते भी किया था। लक्ष्य, इलियास और रूपाली काफी युवा जादूगर हैं, इसलिए उन्हें हुमैरा के नौसिखिए शिष्य और शिष्यों के रूप में देखा जा रहा था। 4 लोगों के इस छोटे से समूह ने साथ मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के तुरंत बाद हुमैरा ने सभी लोगों से कहा, जादूगरों का मेला यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मौजूद एक जगह में आयोजित किया गया है, जिसका नाम है जेड गली। हम सभी वहां चलकर जाएंगे। हुमैरा एक वयोवृद्ध यानी वेटरन है, जिसने इस मेले में कम से कम 10 मर्तबा हिस्सा लिया होगा। कारणवश सभी लोग उसकी बात से सहमत हो गए और उसके बाद वे सभी लोग हुमैरा के पीछे पीछे चल पड़े। मेले के कारण जेड गली के आसपास के क्षेत्र में भी अत्यधिक भीड़ भाड़ है। बाहरी हिस्सों में मौजूद ज्यादातर छोटे मोटे सौदागर या व्यापारी आम लोग हैं और उनमें से कुछ किसान हैं जो मेले में थोड़ी बहुत कमाई करने के इरादे से पहुंचे हैं। इन लोगों द्वारा बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुएं लो लेवल की जादुई सामग्रियां हैं, जैसे कि चांदी से बने फूल पत्ते और चांदी से बने सितारे और जादुई आयरन। और वे लोग मेले की चहल पहल भरे माहौल में घुलने मिलने के इरादे से केवल मेले में चलते जा रहे हैं। हालांकि रूपाली के लिए यह अनुभव अलग है। रूपाली अक्सर ही हुमैरा की मीनार में मौजूद रसायन शस्त्र प्रयोगशाला में अन्य नौसिखिए जादूगर शिष्यों की मदद किया करती थी और उसे जादुई जड़ी बूटियों की साफ सफाई करने और काढ़ा बनाने का कार्य सौंपा गया था।
चूंकि इलियास मीनार का वित्त प्रबंधक यानी कि फाइनेंस मैनेजर है, तो वो रोज ही रूपाली को उसके कार्य की समाप्ति के बाद कुछ पैसे दिया करता। और इस पूरे महीने रूपाली ने केवल 5 सोने के सिक्के कमाए हैं। इस कार्य के कारण कार्डों के प्रति और कीमिया के प्रति रूपाली की रुचि काफी बढ़ गई, जिसके बाद वो खुद कभी कभार काढ़े तैयार करने के अनुसंधानों में व्यस्त रहा करती थी। दरअसल रूपाली मेले में काढ़े तैयार करने के अनुसंधानों के सिलसिले में आई है, क्योंकि मीनार में काढ़े के सामग्रियों के दाम काफी अधिक हैं, जिन्हें खरीदना उसके बस की बात नहीं। और वो लक्ष्य से पैसों की मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि लक्ष्य ने पहले ही उसके लिए काफी कुछ किया है। रूपाली मेले में सस्ते दामों में उन सामग्रियों की तलाश कर रही है जिनकी जरूरत उसे अपने अनुसंधान में लगेगी। रूपाली विभिन्न स्टॉलों के आसपास घूम फिर रही है। वो स्पष्ट रूप से काफी खुश है। उसके मासूम चेहरे और उसके पास 3 शक्तिशाली जादूगरों का साथ होने के कारण सौदागरों ने सामग्रियों का उचित मूल्य लगाया। सभी रूपाली को दिलचस्पी और खुशी से देख रहे हैं, जिससे कि उसे अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रूपाली को अपनी सारी बचत खर्च करने में अधिक समय नहीं लगा। रूपाली आत्मविश्वास के साथ अनुसंधानों के बारे में सोचकर काफी संतुष्ट है और आगे आगे चल रही है, और लक्ष्य उसके पीछे पीछे उसके सामानों को ढोते हुए चलने लगा। रूपाली के लिए यह पल एक बेहद ही यादगार पल रहेगा। कई वर्षों के बाद जब उसके पास अपना खुद का मीनार होगा, तब वो इन्हीं बीते दिनों को याद करते हुए मुस्कुराया करेगी। हुमैरा ने सुझाव दिया कि वे जो चाहते हैं उसे खोजने खरीदने के लिए अलग अलग हो जाएं, और रूपाली को वो अपने साथ ले जाएगी। इलियास और लक्ष्य ने जैसे ही हुमैरा का सुझाव सुना, वो दोनों ही उसी पल उनके सुझाव से सहमत हुए। अगर वे सभी लोग अपनी अपनी पसंदीदा चीजों की खोज करने में साथ रहे, तब समय व्यर्थ होगा। इससे बेहतर तो यही रहेगा कि वो लोग बंटकर मेले में घूमे फिरें। लक्ष्य ने हुमैरा को वो सभी जादुई वस्तुएं दे दी जिनका आविष्कार उसने किया था, ताकि वे सभी जादुई उपकरण बिक जाएं। हुमैरा ने पहले से ही उनके बदले लक्ष्य को 6000 सोने के सिक्के दे दिए, तो उसे सामग्रियों को खरीदने के लिए पैसे की चिंता नहीं है। सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर लक्ष्य जादुई सामानों से भरे विभिन्न स्टॉलों को देखने लगा। जिस तरह लक्ष्य ने हुमैरा को जादुई उपकरण दिए थे, ठीक उसी तरह इलियास ने भी हुमैरा को 100 जादुई स्क्रोल सौंपे थे, जिनके बदले हुमैरा ने उसे 700 सोने के सिक्के दिए। इतने पैसे उसके लिए लो लेवल और मिड लेवल के जादुई सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। लक्ष्य ने किसी लेवल 1 के जादूगर से 1 किलोग्राम कच्ची चांदी खरीदी। जैसे ही लक्ष्य जादुई छड़ी बनाने के लिए लकड़ी खरीदने वाला था, उसने अपने आंख के कोने से किसी फिगर को देखा जो दिखने में उसे काफी जाना पहचाना सा लगा, मगर वो व्यक्ति अकेला है। शायद वो यहाँ किसी से परिचित नहीं होगा। लक्ष्य को न जाने क्यों यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो लक्ष्य ने अपनी रोब में लगी हुडी से अपना चेहरा ढक लिया और खामोश रहकर वो उस अनजान शख्स का पीछा करने लगा। मेले में हर जगह जादूगर, जादुई उपकरण और जादुई सामग्रियां मौजूद हैं, जिससे कि वातावरण में माना का उतार चढ़ाव चलता ही चला जा रहा है, और उठते गिरते माना की उपस्थिति के कारण उस अनजान शख्स का पता लगा पाना तब तक नामुमकिन है जब तक लक्ष्य उस व्यक्ति के चेहरे को देख न ले। अनजान शख्स ने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक ही एक स्टॉल पर वो अनजान शख्स रुका, कुछ सामग्री खरीदी और फिर आगे बढ़ा, जिसके बाद वो व्यक्ति हर स्टॉल पर रुकता, कुछ सामग्री खरीदता और आगे बढ़ता। जब लक्ष्य करीब से उस पर नजरें गड़ाए उसे ऑब्जर्व करने लगा, तब वो उसके फीचर्स को और भी स्पष्ट रूप से समझने लगा। इस व्यक्ति के भूरे घुंघराले बाल और लगभग चमकती त्वचा को देखकर और उस अनजान व्यक्ति को बगल से देखने पर लक्ष्य को वह व्यक्ति काफी सुंदर लगने लगा, और इस बात से वो और भी चौंक गया, क्योंकि लक्ष्य को ऐसा लगने लगा कि उसने इसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा है, मगर कहां ये उसे याद नहीं आ रहा है। लक्ष्य उस व्यक्ति को देखते हुए मन ही मन खुद से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर वो व्यक्ति मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और ये व्यक्ति कौन हो सकता है? लक्ष्य कई जादूगरों के संपर्क में नहीं है। इसके अलावा वो जितने जादूगरों को जानता पहचानता है, वे सभी ईस्ट कोव जादुई विद्यालय के ही लोग हैं, और वे व्यक्ति विद्यालय का नहीं है। कुछ समय तक अपनी याददाश्त पर जोर देने के बाद अचानक ही लक्ष्य को याद आया कि उसने इस व्यक्ति को कहां देखा था, मगर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसने इस व्यक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, और कुछ सेकंड के बाद लक्ष्य को अपने शक पर यकीन हो गया। लक्ष्य चौंकते हुए मनी मन कहने लगा, मेरा शक सही था, यह डार्क एल्फ जादूगर फिरोज है। लक्ष्य इसी वजह से इस नतीजे पर पहुंचा था क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण छुपे थे, जैसे कि उसकी लंबाई, उसके बात करने और उसके सौदा करने का तरीका, उसकी आवाज, उसके हाव भाव, यहां तक कि चाल ढाल, उसकी त्वचा और उसका रंग। लक्ष्य को कोई भी चीज नेचुरल नहीं लग रही थी, और उसे यही लगा कि पहचान छुपाने और भेष बदलने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया है, और ये सभी चीजें चीखते हुए लक्ष्य की नजरों को उस अनजान व्यक्ति की असल पहचान के संकेत दे रही थी।
एक डार्क एल्फ जादूगर का नगीनाबाद राज्य की राजधानी संपत्ति शहर में उपस्थित होना, वो भी जादूगरों के मेले के दौरान, ये बात लक्ष्य को काफी खली। साथ ही वो ये भी जानता है कि खुद फिरोज इस कार्य के खतरे से वाकिफ होगा, क्योंकि यदि मेले में वो पकड़ा गया तब उसकी मृत्यु तय है। और इस बात के कारण लक्ष्य के मन में यह सवाल भी पनपा कि आखिर वो यहां क्या करने आया है, क्योंकि लक्ष्य को पक्का यकीन है कि फिरोज यहां केवल जादुई उपकरण खरीदने के इरादे से अपनी जान जोखिम में डालने नहीं आया होगा। फिरोज का यहां होना ही किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। लक्ष्य भलीभांति वाकिफ है कि उसके यहां आने का इरादा और मकसद कुछ और ही है। लक्ष्य सावधानी बरतते हुए फिरोज का पीछा कर रहा है। कुछ समय के बाद वो दोनों जेड गली के बीचों बीच पहुंचे और ठीक उनके सामने है सेंट्रल प्लाजा, जहां काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ है, क्योंकि यहां बेहतरीन से बेहतरीन जादुई सामान मिलते हैं। उसी समय लक्ष्य की नजर सिल्वर ड्रैगन के दिल से निकाले गए खून पर पड़ी। सिल्वर ड्रैगन एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई प्राणी है, जिनके रक्त का इस्तेमाल चांदी की स्याही बनाने में किया जाता है, जिससे आमतौर पर मिड लेवल से हाई लेवल के जादुई स्क्रोलों को तैयार किया जाता है। भीड़ में अन्य प्रजातियों के लोग भी मौजूद हैं। लक्ष्य ने देखा कि एक ड्वार्फ एक जादुई पिस्तौल बेच रहा है, जिसके बगल में एक आत्मा जो कि मिट्टी से बनी है, वो जादुई चश्मे बेच रही है। उसी पर लक्ष्य का ध्यान हाई एल्व्स के समूह की तरफ गया। हाई एल्व्स एक शानदार प्रजाति है जिनका घर डॉन द्वीप है, जो कि नगीनाबाद साम्राज्य के समुद्र के पार स्थित है। हाई एल्व्स की पहचान उनकी बैंगनी रंग की मणियों की तरह चमकते भौहों से, स्वर्ण सुनहरे बालों से, खूबसूरत चेहरों से, दुबले पतले आकार से और खासकर जादुई प्रतिभा से की जा सकती है। लगभग हर हाई एल्फ में किसी ना किसी प्रकार की जादुई क्षमता मौजूद होती है, जिन्हें वो विकसित करते रहते हैं। हाई एल्व्स की महारानी एक लेवल 9 की जादूगरनी है और लेवल 10 की जादूगरनी बनने की कागार पर है। और अगर वो लेवल 10 की जादूगरनी बनी तो वो लेजेंडरी लेवल की जादूगरनी बन जाएगी। लक्ष्य ने कुल 15 हाई एल्व्स को देखा और उनमें से प्रत्येक ने उत्तम क्वालिटी के आसमानी नीले रंग के जादुई सुरक्षा कवच पहने हुए हैं। उनमें से 3 हाई एल्व्स जादूगर हैं और 11 डॉन द्वीप के स्वदेशी प्रसिद्ध जादूगर योद्धा हैं, जिनमें से प्रत्येक लोग लेवल 4 के अत्यंत शक्तिशाली हाई एल्व्स हैं। हाई एल्व्स के साथ नगीनाबाद राज्य के 20 लेवल 3 के शक्तिशाली योद्धाओं का समूह भी मौजूद है और प्रत्येक ने स्वर्ण रंग की सुरक्षा कवच पहनी हुई है। उनके सुरक्षा कवचों को देखकर लक्ष्य समझ गया कि वे सभी जंगल के शाही दरबार के पहरेदार हैं। इस मंडली के बीच एक किशोर उम्र का हाई एल्फ है। ये तामझाम, ये सुरक्षा की झलक जो इस समय लक्ष्य ने देखी, इस सब का कारण ये किशोर बालक है। वो लगभग 18 वर्ष का होगा। उसकी आंखें हल्की सी लेवेंडर रंग की हैं, जैसे कि अमेथिस्ट या जमुनिया रंग का रत्न होता है, और उसके बाल सुनहरे रंग के हैं और उसकी आंखें और बाल सूर्य की चमकती रोशनी के प्रभाव में चमक रहे हैं। उसके फीचर्स बेहद ही सुंदर हैं और उसने सुंदरता के मामले में इलियास को भी पीछे छोड़ दिया। ये केवल उसके चेहरे की विशेषताओं का मामला नहीं है, बल्कि स्वभाव और आचरण का भी मामला है। शुद्ध अमेथिस्ट समान आंखें उसकी पहचान बता रही हैं। लक्ष्य उस लड़के को अचंभित नजरों से देखते हुए अचंभित स्वर में कहने लगा, ये लड़का तो राजघराने का एक हाई एल्फ है। उसी समय लक्ष्य ने फिरोज को उसकी तरफ रफ्तार बढ़ाकर एक गली में जाते देखा, जिसके बाद फिरोज लक्ष्य की आंखों के सामने से गायब हो गया। राजघराने के हाई एल्फ और डार्क एल्फ जादूगर दोनों की उपस्थिति ने लक्ष्य के दिल में एक अशुभ भावना पैदा कर दी। उसके दिमाग में एक खतरनाक भविष्यवाणी बार बार पनपने लगी। लक्ष्य फिरोज को ढूंढने और पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक ही किसी ने पीछे से उसके दाएं कंधे को थपथपाया। किसने थपथपाया होगा लक्ष्य के कंधे को? क्या लक्ष्य फिरोज को पकड़ने में होगा कामयाब, या क्या डार्क एल्फ फिरोज हो पाएगा अपने इरादे में कामयाब? कैसे करेंगे लोग मिलकर हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप का बचाव? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य जल्द ही पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने अनजान रहस्यमयी जादूगरनी को खड़ा पाया। इलियाना लक्ष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए विनम्रता के साथ कहने लगी, कैसे हैं आप? जादूगरों के मेले में आपका दिन कैसा गुजर रहा है? लक्ष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो उससे बातचीत करे। लक्ष्य ने इलियाना की ओर देखकर जल्दबाजी में कहा, देखिए मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आपसे। अचानक ही लक्ष्य अपनी बात कहते हुए रुक गया। इससे पहले कि लक्ष्य अपनी पूरी बात इलियाना से कह पाता, उसने जेड गली में जादुई ऑरा के बीच एक मामूली मौलिक उतार चढ़ाव महसूस किया। इस जादुई उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से छुपाया गया है। यदि लक्ष्य इन चीजों के प्रति उतना संवेदनशील न होता तो उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती।
अचानक ही लक्ष्य के चेहरे के हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। जिस ऑरा का एहसास, जिस माना के प्रवाह का एहसास लक्ष्य को महसूस हुआ, वो एहसास उसे काफी जाना पहचाना सा लगा। उस एहसास के प्रति जब लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया, तब उसे पता चला कि ये माना की प्रवाह और ऑरा लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले की है और इसे जानबूझकर छुपाया भी गया है। अचानक ही लक्ष्य के मन में यह ख्याल आया कि यह जगह जेड गली है। लक्ष्य सड़क के चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। सड़क पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल है। नजारे को देखकर लक्ष्य ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपन महसूस की। वो इस सोच में पड़ गया कि यदि लेवल 4 का यह आग का गोला इस भीड़ में विस्फोट हुआ तो कितनी जानें जाएंगी, कितने लोग घायल होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक ही लक्ष्य ने महसूस किया कि श्राप का इस्तेमाल कर दिया गया है और कुछ ही सेकंड में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लक्ष्य के पास भीड़ को आगाह करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। जेड गली के बीच सड़क के भीड़ भाड़ वाले चौक के इलाके में राजकुमार प्रदीप अपने आसपास के खुशहाल माहौल को अचंभित नजरों से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। सड़क के किनारे लगे स्टॉलों पर तरह तरह की जादुई सामग्रियों को बेचने के लिए व्यापारियों को बुला रहे हैं और उनकी आवाज जगह जगह से आ रही है और मानव जादूगर बेहतरीन पोशाकों में सड़क पर यहां वहां घूम फिर रहे हैं। डॉन द्वीप में इस तरह के नजारे देखने को नहीं मिलते हैं। इसी कारण हाई एल्फ राजकुमार इन सभी नजारों को चमकती हुई आंखों से देख रहे हैं। साथ ही इन सब का अनुभव वो पहली बार कर रहे हैं। डॉन द्वीप लगभग 500 मील का होगा, लेकिन वहां रहने वाले हाई एल्फ्स की आबादी 30 लाख से भी कम है और वे सभी लोग क्षेत्र में फैल कर रहते हैं। द्वीप प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है, इसलिए इसके निवासियों को अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति ने द्वीप को असाधारण रूप से शांतिपूर्ण और निर्मल बनाए रखा हुआ है। यह सब कुछ एक थके हारे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बसेरा ढूंढते हुए यहां पहुंचने पर काफी अच्छा लग सकता है, लेकिन एक 15 वर्षीय चंचल बालक के लिए यह जगह किसी काल कोठरी के समान ही है। कारणवश राजकुमार प्रदीप को द्वीप इतना कुछ खास पसंद नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो नगीनाबाद राज्य का काफी शुक्रगुजार है, क्योंकि यहाँ आयोजित किए गए मेले के कारण उसे द्वीप से कुछ समय के लिए बाहर निकलने का मौका मिला। साथ ही उनके यहाँ आने का एक दूसरा कारण भी है। राजकुमार प्रदीप को हाई एल्फ्स के राजघराने की तरफ से संपत्ति शहर इस वजह से भेजा गया था कि वो नगीनाबाद साम्राज्य और डार्क एल्फ्स के साम्राज्य प्रलयगंज के बीच होने वाली लड़ाई के विषय पर नगीनाबाद साम्राज्य के सम्राट के साथ भौतिक सहायता प्रदान करने के बारे में चर्चा और बातचीत करें। आज राजकुमार प्रदीप के पास कुछ खाली समय था, इसीलिए उन्होंने आयोजित किए गए मेले में आने का फैसला किया था। यद्यपि पहरेदारों और सुरक्षा के कप्तान आर्य जो उनके साथ हैं, उन्हें सड़कों पर मौजूद मनुष्यों का ये असभ्य व्यवहार पसंद नहीं आया और वो तिरस्कारी नजरों से इस दृश्य को देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार इन नजारों को देखकर प्रभावित हुए। इंसान व्यापारी आंखों में जोश भरकर अपने कार्य में लीन हैं। खरीदारों को स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। राजकुमार ने इन चीजों को देखकर यहां मौजूद लोगों की प्रशंसा की, क्योंकि वो उनके उत्साह की बेहद कद्र करने लगे और एक ऐसा उत्साह, ऐसा जोश उन्हें कभी भी द्वीप में रहने वाले अपने प्रजाति के लोगों में नहीं दिखा था। उनके पूर्वजों ने अपनी अपनी जिंदगी फुर्सत और आलस के साथ उनकी आंखों के सामने गुजारी है। साथ ही उनकी नजर में उनकी प्रजाति के लोग इतने कमजोर हैं कि जरा सी ठोकर लगने पर टूटकर बिखर सकते हैं। राजकुमार प्रदीप इन नजारों को देखकर उत्साह से कहने लगे, मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है। कप्तान आर्य राजकुमार की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहने लगे, राजकुमार जी, मुझे लगता है कि अब हमें यहां से निकलना चाहिए। यहां काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। राजकुमार अभी भी इन नजारों में डूबकर सभी अनुभवों का आनंद ले रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कप्तान साहब की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार आर्य से कहने लगे, कुछ समय तक यहाँ रुकते हैं आर्य, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब राजकुमार प्रदीप मेले के नजारों का आनंद लेने में तल्लीन थे, उसी समय लक्ष्य को जानलेवा विस्फोट होने का आभास हुआ था। लक्ष्य ने वातावरण में तत्वों का बहुत सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस किया था। यदि लक्ष्य ने अपनी सतर्कता नहीं बढ़ाई होती तो वो भी वातावरण में हुए मामूली बदलावों को महसूस नहीं कर पाता और खतरे का पता लगाने में सक्षम नहीं होता। तत्वों की गतिविधियों को महसूस करते हुए उसे भरोसा हो गया कि कुछ ही क्षणों में विस्फोट होने वाला है। लेकिन गली का माहौल इतना अराजक है कि लक्ष्य को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा कि इस बड़ी सी गली में आखिर हमला कहां होने वाला है।
लक्ष्य ने लोकेशन के बारे में पता करने के लिए अपना सारा ध्यान होने वाले हमले के स्रोत की ओर केंद्रित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लक्ष्य ने मन ही मन कहा, ऐसी परिस्थितियों में मैं केवल अपनी ही रक्षा कर सकता हूं। कुछ ही सेकंड में लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान अपने माना, ऊर्जा और ऑरा की ओर केंद्रित कर दिया, जिसके बाद वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपना बचाव कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन या दुश्मनों पर हमला भी करने में सक्षम रहेगा। इस पर लक्ष्य एक ऐसी स्थिति में है कि जैसे मानो वो किसी तपस्या या ध्यान में लीन हो। वातावरण में मौजूद भीड़ भाड़ और चहल पहल की आवाजें काफी मध्यम हो गईं और उसकी आंखें भी काफी गहरी हो गईं। इस समय लक्ष्य को जितनी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उन्हें सुनकर उसे यह महसूस हो रहा है कि सभी आवाजें बेहद दूर से आ रही हैं, यहां तक कि इलियाना की भी, जबकि वो उसके सामने खड़ी है। इस पल उसका सारा ध्यान होने वाले हमले के स्रोत की ओर केंद्रित है। लक्ष्य ने अपने ध्यान की सीमा को नियंत्रित कर थोड़ा और बढ़ा दिया, जिसके बाद उसे लोगों की आत्माओं तक की भी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस तरह से लक्ष्य को आखिरकार लेवल 4 के श्राप आग के गोले के होने वाले हमले के स्रोत का पता चल गया और उसने अपना सारा ध्यान उसी दिशा की ओर कर दिया। यह हमला वहां न किसी दुकान या स्टॉल के पास किया जाने वाला है और न ही यह हमला कोई भीड़ में छुपा व्यक्ति करने वाला है। यह हमला चौक के बीचों बीच लगे फव्वारे के नीचे से होने वाला है, यानी हमला जमीन के नीचे से किया जाने वाला है। साथ ही लक्ष्य ने यह भी महसूस किया कि उन लोगों पर इस श्राप के जरिए से केवल एक नहीं बल्कि 3 हमले होने वाले हैं, और ऐसा संभव केवल एक ही कारण से हो सकता है, देवांश मणि के इस्तेमाल के जरिए से। देवांश मणि के उपयोग की सहायता से 3 आग के गोलों को विस्फोट को प्राप्त करना, जो कि चौकोर मैदान के जमीन के ठीक नीचे से सीवरों में विस्फोट होंगे। तो इसका प्रभाव ठीक वैसा ही होगा जैसे कि खदानों में इस्तेमाल किए जाने वाले माइंस का होता है, और यदि जमीन के नीचे 3 माइन एक साथ ही एक समय पर विस्फोट हुए तो उस विस्फोट से हुए भारी नुकसान की कल्पना करना असंभव है। लक्ष्य के पास खुद को बचाने के लिए अपनी अंगूठी में समाये लेवल 4 के रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इलियाना होने वाले हमले से अभी भी बेखबर है। उसने जब लक्ष्य को एक घनी तपस्या में डूबे हुए देखा तो वो लक्ष्य की आंखों के सामने अपने दोनों हाथ हिलाने लगी। इलियाना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, आप ठीक तो हैं? अरे सो गए क्या लक्ष्य जी? लक्ष्य जी। लक्ष्य के पास इलियाना को कुछ भी समझाने का समय नहीं है। किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। ठीक उसी समय लक्ष्य ने इडलवियस का इस्तेमाल किया। उसके बाद लक्ष्य ने इलियाना को अपनी बाहों में जकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्य इलियाना को बचाना चाहता है। लक्ष्य के ऐसा करने पर इलियाना जरा सहम गई और चौंक गई। इलियाना गुस्से से लक्ष्य से कहने लगी, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे प्यार से बात क्या कर ली? आप तो मुझे गलत समझ बैठे। अजीब बदतमीजी है। छोड़िए, मुझे गुस्सा आ रहा है, छोड़िए। इलियाना ने महसूस किया कि लक्ष्य उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है और लक्ष्य पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। साथ ही वो भले ही लक्ष्य की इस हरकत से काफी चौंकी थी, मगर 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के बावजूद जब किसी ने पहली बार उसे अपने गले लगाया तब वो कमजोर पड़ने लगी। उसका मन लक्ष्य के इस स्पर्श से काफी मचला और उसके दिमाग में प्यार का, चाहत का ख्याल पनपा और वो उसकी बाहों में सुखी और संतुष्ट महसूस करने लगी। वो काफी खुश नजर आने लगी, लेकिन जल्द ही यह एहसास थम गया। उसे इस एहसास को पूरी तरह से महसूस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अचानक ही एक ही समय पर 3 विस्फोटों की जोरदार आवाजें वातावरण में सुनाई दी। चौक के बीचों बीच हुए धमाके ने जमीन को रौंद दिया। आग की लपटें नर्क लोक के दानव के समान जमीन के भीतर से निकली और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर जलाकर राख कर दिया। चौक के बीचों बीच आर्य ने आखिरी संभव क्षण में तुरंत एक रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमार प्रदीप की जान बचाई। जहां तक चौक में मौजूद अन्य लोगों की बात है, जैसे कि योद्धा, पहरेदार, व्यापारी, यहां तक कि कुछ जादूगर भी और कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, वे सभी विस्फोटकों की धधकती आग की लपटों में समा गए थे। भीड़ में मौजूद कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने हमले के बाद अंतिम क्षण में अपनी रक्षा करने हेतु रक्षात्मक जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल किया, मगर जब उनका असर हुआ तब तक उनमें से कई लोग घायल हो चुके थे। उनके शरीर के कुछ अंगों में आग लग चुकी थी और वो बदकिस्मत लोग झुलसते हुए दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगे। एलिमेंटल जादुई श्रापों की शक्ति बाकी के श्रापों की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है। इसके अलावा लेवल 4 के आग के गोले का श्राप अग्नि एलिमेंटल जादू का सबसे अधिक भयानक श्राप है। लगातार हुए 3 श्रापों के हमले की शक्ति की तुलना लेवल 5 या लेवल 5 के श्रापों की शक्ति से की जा सकती है।
एक लेवल 5 के जादूगर भी मेले की भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन अचानक हुए हमले के कारण वो अपना बचाव करने में असमर्थ रहे थे। उनके साथ सबसे खतरनाक घटना यही घटी थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पर थे, क्योंकि जब विस्फोट हुआ तब वो चौक में फव्वारे के आसपास चल रहे थे और जब हमला हुआ तब वो भी आग की लपटों की चपेट में आ गए और कुछ ही सेकंड में उनका शरीर जलकर राख हो गया था। क्या डार्क एल्व्स अपने इरादे में हो पाएंगे कामयाब? क्या लक्ष्य डार्क एल्फ फिरोज को ढूंढने में होगा कामयाब? क्या खतरा टल गया या अभी भी खतरे का साया मंडरा रहा है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चूंकि सड़क के गली के दोनों किनारों पर स्टॉल लगे हुए थे, तो विस्फोट से पैदा हुई आग की लपटों ने उन्हें भी खाक कर दिया। कुछ लोग जो काफी दूर थे वे भागे तो, मगर वे भी काफी घायल हो चुके थे। एक के बाद एक क्षेत्र के सभी स्टॉलों में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लहराती लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया और खाक हुए मलबे में लोगों के जले हुए शवों की भी राख मिल चुकी थी। हर तरफ लोगों की दर्दनाक चीखें और रोने धोने की आवाजें गूंज रही हैं, मगर ये आवाजें दूर से आ रही हैं। विस्फोटों से जन्मी भयानक आग की लपटें 6 सेकंड तक क्षेत्र में इसी तरह से तबाही मचाती रही होंगी, जिसके बुझने और थमने के बाद पूरे क्षेत्र में एक भयानक शांति फैल गई। धूल, बजरी और शरीर के जले हुए अंगों के टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए पड़े थे और जमीन लहू और राख से ढकी हुई थी। जो आवाजें दूर से आ रही हैं वे उन घायल लोगों की हैं जिन पर हमले का प्रभाव पड़ा तो था, लेकिन वो लोग हमले के मुख्य केंद्र में मौजूद नहीं थे। कारणवश वो सौभाग्यशाली लोग बच गए थे। सड़क के जिस हिस्से पर हमले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिवाय 3 लोगों के। पहले व्यक्ति हैं राजकुमार प्रदीप, जो कि जमीन पर औंधे पड़े हुए हैं और पन्ने से बने जादुई बांध से घिरे हुए हैं। वो घातक विस्फोटों की तीव्र प्रभावों से दंग रह गए और तबाह चौक के चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए घृणित कर देने वाली अवशेषों की दृष्टि को अफसोस जताते हुए देख रहे हैं। कप्तान आर्य ने एक बहुत ही शक्तिशाली लेवल 6 के रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल जादुई यंत्र के जरिए से ऐन मौके पर राजकुमार प्रदीप को बचाने के इरादे से किया था। भले ही वो जादूगर नहीं थे, मगर उन्हें ये यंत्र इसी कारण सौंपा गया था कि वो आपातकालीन स्थिति में इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकें। अन्य 2 बचे लोग हैं लक्ष्य और इलियाना। जब हमला हुआ था तब लक्ष्य और इलियाना हमले के मुख्य केंद्र से दूर खड़े थे। सौभाग्यवश वो दोनों आग से सुरक्षित थे। साथ ही इडलवियस के असर के कारण भी वो दोनों सुरक्षित थे, लेकिन विस्फोट से उपजे झटकों के कारण वो लोग हवा में उड़ते हुए चौक के कोने के पास के किसी स्टॉल के भीतर जा गिरे थे, जो कि उनसे 60 फीट की दूरी पर था। उन्हें मामूली खरोचें और चोटें आई थी और उनका सर भी घूम रहा था, लेकिन इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं हुआ था। और इससे पहले कि और कुछ होता या स्टॉलों में लगी आग उन तक पहुंचती, वो दोनों आसपास किसी टूटे फूटे घर के भीतर रेंगते हुए पहुंचे और इस प्रकार वो दोनों बच निकलने में सफल रहे। जमीन पर पड़ा लक्ष्य खड़े होने की कोशिश करने लगा। फिर इलियाना और लक्ष्य एक दूसरे की मदद करते हुए खड़े हुए और फौरन ही लक्ष्य ने अपनी अंगूठी में समाये माना और जादुई तंत्र मंत्र के जरिए से एक बार फिर से लेवल 4 के रचनात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसके इर्द गिर्द एक जादुई बांध फिर से प्रकट हुई। ऐसे उपकरण जैसे कि लक्ष्य की अंगूठी या कोई और शस्त्र या हथियार जिसमें माना, जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों को स्टोर किया जा सकता है, उनके इस्तेमाल से भले ही जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की शक्ति कम हो जाती है। मगर फिर भी इस परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए इससे अच्छा विकल्प लक्ष्य के पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इलियाना इतना डरी हुई है कि वो कांप रही है। जैसे ही लक्ष्य और इलियाना खड़े हुए थे, इलियाना डर के मारे लक्ष्य के सीने से लिपट गई और तबाही की झलक को आंखों को मीचते हुए देखने लगी। हालांकि इलियाना भले ही लेवल 6 की नकारात्मक रहस्यमयी जादूगरनी है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो कमजोर है, क्योंकि इलियाना की शक्ति कुछ इस तरह की है कि वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों की आत्माओं तक पर हमला करने के काबिल है। मगर जहां तक रही बात छुपे हुए हमलों को भांपने की, तो उनका पता उसे इन शक्तियों के कारण ही नहीं चल पाता। स्वाभाविक रूप से सभी को डर लगता ही है, खासकर उस व्यक्ति को जो मरते मरते बचा हो। लाजमी है कि कोई भी मौत के मुंह से निकलने के बाद इस तरह की ही प्रतिक्रिया देगा या देगी, फिर चाहे वो व्यक्ति या महिला कितना ही महान योद्धा, पेशेवर कातिल या जादूगर या जादूगरनी ही क्यों ना हो। इलियाना डरी हुई तो है, मगर वो इस बात से भी खुश है कि वो उन लाशों के ढेर का हिस्सा नहीं बनी, और इसका सारा श्रेय उसने मन ही मन लक्ष्य को दिया।
क्योंकि लक्ष्य यदि उसे नहीं बचाता तो निश्चित रूप से वो भी अब तक जलकर भस्म होकर या राख होकर लाशों के ढेर में पड़ी होती। इलियाना ने मन ही मन कहा, मैं लक्ष्य जी को काफी गलत समझ बैठी, उन्होंने तो मुझे बचाया है। खड़े होने के बाद भी लक्ष्य और इलियाना को कुछ सेकंड के लिए कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब उनकी दृष्टि ठीक हुई और वो दोनों स्थिर हुए तो किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए वो दोनों दबे पैर एक टूटी दीवार के पास जाकर छुप गए और आसपास के माहौल को देखने लगे। उसी समय लक्ष्य की नजर हाई एल्फ राजकुमार पर पड़ी, जो कि बर्बाद हुए खाली चौक के बीचों बीच जादुई बांध के भीतर हैं। साथ ही उन्हें देखने पर लक्ष्य समझ गया कि वो जिंदा है, मगर विस्फोट के झटकों के कारण जमीन पर गिरे हुए हैं। फिर अचानक ही उसी पर लक्ष्य की नजर 6 लोगों के समूह पर पड़ी, जो दबे पैर हाई एल्फ राजकुमार की ओर बढ़ रहे हैं। वे सभी लोग मनुष्य ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ लेवल 3 के जादूगर हैं तो कुछ लेवल 3 के योद्धा। उन लोगों की गतिविधियों को देख लक्ष्य समझ गया कि वो लोग हाई एल्फ राजकुमार का कत्ल करने के इरादे से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही लक्ष्य ये भी समझ गया कि शक्तिशाली लेवल 4 के श्राप का इस्तेमाल उन्हें ही मारने के लिए किया गया था और लक्ष्य को यकीन है कि इसमें डार्क एल्फ्स का हाथ है। लक्ष्य इस सोच में पड़ गया कि उन लोगों ने हाई एल्फ राजकुमार को अपना निशाना क्यों बनाया था। कुछ समय तक इस प्रश्न पर विचार करने के बाद लक्ष्य को उनके मकसद का अंदाजा हो गया। लक्ष्य बखूबी वाकिफ है कि डार्क एल्व्स हाई एल्व्स और इंसानों के बीच के रिश्ते में फूट डालना चाहते हैं। उसी समय लक्ष्य को देवता गेम में हुई एक घटना की याद आई। देवता गेम में डॉन के द्वीप के हाई एल्व्स हमेशा ही मानव जाति के निरंतर और विश्वसनीय सहयोगी रहे थे। जब मनुष्यों और डार्क एल्व्स ने आपस में युद्ध लड़ने की घोषणा की थी तो हाई एल्व्स ने युद्ध में मनुष्यों का साथ देने के लिए उनकी ओर से हाई एल्व्स की राजकुमारी मंदिरा को 10,000 हाई एल्व्स योद्धाओं और सैनिकों के साथ नगीनाबाद राज्य भेजा था, जिनके बिना पाताल लोक के राजा अर्ध शैतान निजाम को हरा पाना नामुमकिन होता। लक्ष्य ने मन ही मन चिंताजनक आवाज में कहा, मैं डार्क एल्व्स को उनके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। ठीक उसी पल गेमिंग सिस्टम के सर्वर पर लक्ष्य को एक मिशन दिखा, जो कि एक नोटिफिकेशन के रूप में उसे मिला। लक्ष्य ने जब नोटिफिकेशन को परखा तो उसे मिशन से जुड़ी जानकारी मिली। मिशन बचाव करना। मिशन की जानकारी। मिशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप को सुरक्षित रखना और दूसरा भाग कत्ल करने के इरादे से उनकी ओर बढ़ रहे लोगों से पूछताछ करना। मिशन का इनाम, जैसे ही हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, खिलाड़ी को 60 ओम पॉइंट्स का इनाम दिया जाएगा और पूछताछ करने के मिशन में सफलता पाने पर खिलाड़ी को ग्लिफ की रूह का इनाम मिलेगा। लक्ष्य दूसरे इनाम ग्लिफ की रूह के नाम पर काफी चौंका। उसे इनाम काफी अजीबोगरीब लगा। उसके मन में इनाम को लेकर काफी सवाल उठे, जिनका जवाब वो गेमिंग सिस्टम से चाहता है, लेकिन अभी ये सब करने का उसके पास समय नहीं है। लक्ष्य को जल्द से जल्द राजकुमार प्रदीप को खतरे के चंगुल से बाहर निकालना है। हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप को अपनी माता श्री की कही बात याद आई। मानव जाति उनकी इच्छाओं से सदैव ही अभिभूत रहे हैं। इन इच्छाओं ने उन्हें समृद्धि तो दी है, लेकिन यही इच्छाएं उनके विनाश का कारण भी बनेंगी। जब राजकुमार प्रदीप मेले में उपस्थित हुए थे तब उन्होंने केवल मानव जाति के समृद्ध पक्ष को देखा, जिनके लिए वो अपने द्वीप को नापसंद करते थे और उन्हें पाने के लिए तरसा भी करते थे। हालांकि जब उन्हें मेले में मची तबाही और विनाश का अनुभव हुआ तो एक ही पल में उनका नजरिया बदल सा गया। रक्षात्मक जादुई बांध के बाहर कप्तान आर्य, जिन्हें वो अच्छा दोस्त मानते थे, उनकी ही आंखों के सामने कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो चुके थे। उनकी परिस्थिति का पता राजकुमार को केवल इसी कारण हो पाया कि उन्होंने राख के पास जले हुए जादुई यंत्र को भी देखा, जिसका इस्तेमाल आर्य ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाने के लिए किया था। उनके आसपास कुछ समय पहले जितने लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मौजूद थे, वे सभी विस्फोट के कुछ ही सेकंड के बाद खाक हो चुके थे और उन्होंने उनके जलते शरीर को देखा था, उनकी दर्द भरी आवाजों को सुना था। राजकुमार प्रदीप ने उनके साथ आए हुए एक जादूगर योद्धा को भी देखा था, जिसका शरीर उनसे कुछ ही दूरी पर था। उनकी चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी और आखिरी सांस भरते हुए उस व्यक्ति ने उन्हें सुरक्षित देखकर एक मुस्कुराहट के साथ अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने खुद से 10 फीट की दूरी पर कुछ समय पहले एक पिता को अपनी बेटी को गोद में लिए हुए देखा था, मगर विस्फोट के कुछ ही सेकंड के बाद वो हंसता हुआ खुशहाल चेहरा देखते ही देखते कब राख में बदल गया, इसका अंदाजा लगा पाना उनके लिए मुश्किल है। राजकुमार प्रदीप ने देखा कि किस तरह एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आग की ओर पीठ करके खड़े हो गए थे, इस उम्मीद में कि कोई उनकी बेटी को उनके हाथों से लेकर उनसे दूर हट जाए। लेकिन जल्द ही आग की लपटों ने
उस छोटे से हंसते खेलते परिवार को अपना शिकार बना लिया। छोटी सी मासूम सी नन्ही बच्ची का शरीर बुरी तरह से जल चुका था और उसके शव के ऊपर उसके पिता की राख बिछी थी। इस सर्वनाशपूर्ण दृश्य ने राजकुमार प्रदीप की आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया। अपने आसपास लाशों को देखकर और किसी को भी अपने आसपास जिंदा न पाकर वो रोने लगे और मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। सबसे अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि वे किसी को भी बचा नहीं पाए। साथ ही उन्हें खुद पर इस बात पर भी गुस्सा आया कि उन्होंने कप्तान आर्य की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि अगर वो उनकी बात मानकर यहां से चले गए होते तो कम से कम कुछ जाने तो बच ही जाती। राजकुमार प्रदीप ने उसी पल इस जगह से अपने द्वीप लौटने का निर्णय ले लिया। साथ ही उन्होंने ये प्रण लिया कि वो कभी भी मनुष्यों की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। उसी पल राजकुमार प्रदीप ने दूर से 6 लोगों को उनकी ओर आते देखा, जिन्हें देखने पर उनकी जान में जान आई और वो राहत महसूस करने लगे। चूंकि राजकुमार प्रदीप रो रहे थे और उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, मगर उन 6 लोगों के दिखने पर उन्होंने खुशी से अपने आंसू पोंछे। स्वाभाविक रूप से पहले तो राजकुमार प्रदीप ने यही सोचा कि 6 लोगों का ये समूह शाही पहरेदारों का समूह होगा, जो कि सुनिश्चित करने आया होगा कि क्या वो जीवित भी हैं या नहीं। अगर जीवित है तब वे लोग उनकी मदद करेंगे और फिर यहां से उन्हें राजघराने में ले जाएंगे। मगर जल्द ही उन 6 लोगों को अपने करीब पहुंचते हुए देखने पर उन्हें अपने सोच से विपरीत नजारा देखने को मिला। जो राहत और खुशी उनके चेहरे पर थी वो गायब होकर घबराहट और डर के एहसास में बदल गई। उन्होंने देखा कि 6 लोगों ने अपने चेहरों को ढक रखा है। वे सभी साधारण से कपड़े पहने हुए हैं और वे लोग उन्हें अजीबो गरीब नजरों से देख रहे हैं। 6 लोगों में से एक ने कहा, जादुई बांध के पीछे छुपकर रहने वाले बुज़दिल, तू भले ही जिंदा है मगर जल्द ही तेरा काम तमाम हो जाएगा। जादुई बांध विस्फोट के कारण कमजोर हो गई है, इसे नष्ट करो और इस हाई एल्फ को मार डालो। क्या वे लोग हो पाएंगे अपने इरादे में कामयाब? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 6 लोग बांध के इर्द गिर्द बांध को घेर कर खड़े हैं और उस व्यक्ति की बात सुनकर पहले से ही डरे हुए राजकुमार प्रदीप और भी अधिक भयभीत हो गए। 6 लोगों में से 2 ने अपनी साथी की बात सुनकर अपनी अपनी पीठ के पीछे से जादुई छड़ी कुछ इस तरह से निकाली कि जैसे तलवारबाज योद्धा अपनी पीठ पर बंधे म्यान से तलवार को खींचते हैं। फिर दोनों जादूगरों ने एक एक तरफ से 2 सेकंड में बांध पर हवाई खंजर और बर्फीले भाले के जादुई श्राप का इस्तेमाल किया। बाकी के 4 लोग बांध से थोड़ा दूर हट गए। चूंकि जादुई बांध यंत्र की मदद से बना था तो उसकी शक्ति पहले से ही कमजोर थी। साथ ही विस्फोट के कारण वो बांध और कमजोर हो गया था, जिसके बाद अब इन श्रापों का हमला बांध पर हुआ। 2 बर्फीले भाले और कुछ खंजर एक साथ एक ही समय पर बांध से जा टकराए और हमले के कारण बांध पर दरारें पड़ने लगी। तभी उन 2 जादूगरों में से एक ने जोरदार आवाज के साथ अपने बाकी के 4 योद्धाओं साथियों से कहा, आक्रमण! अपने जादूगर साथी के आदेश को सुनकर बाकी 4 योद्धाओं ने अपनी अपनी तलवारें अपने कमर पर कसे हुए मियानों से बाहर निकाली और उन सभी ने एक साथ कमजोर बांध पर हमला करने की शुरुआत कर दी। वे लोग लगातार बांध पर हमला किए जा रहे हैं और बांध पर अब और भी गहरी दरारें पड़ने लगी। बांध के भीतर डरे सहमे बैठे हुए हाई एल्फ राजकुमार प्रदीप अपनी जादुई तलवार थामकर बांध को नष्ट होते देख रहे हैं और बेहद ही लाचार महसूस कर रहे हैं। वो दुश्मनों को पूरे जोश में तलवारों के साथ बांध पर हमला करते हुए देख रहे हैं। तलवार का प्रत्येक हमला बांध की दरारों को गहरा करता चला जा रहा है। वो भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि वो 16 वर्ष के केवल लेवल 2 के जवान जादूगर योद्धा हैं और अकेले वो 6 लेवल 3 के दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। बांध के नष्ट होते ही वे लोग उन्हें जान से मार देंगे। अचानक ही राजकुमार प्रदीप के मन में ख्याल पनपा, जिसके बारे में सोचकर उनका मन उदास हो गया। जब उन्होंने उस ख्याल को महसूस किया तो वो खुद से नाराज हो गए। ये लोग उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस ख्याल के साथ उनके मन में दूसरे ख्याल ने भी जन्म लिया, जिससे कि उन्हें समझ आया कि विस्फोट का हमला भी उन्हें जान से मारने के इरादे से किया गया था और उनके चक्कर में कई लोगों की जानें चली गईं। इसी ख्याल का आभास होते ही वो खुद से नाराज हुए थे। उसी जगह से थोड़ी दूर प्लाजा के कोने के पास बनी एक झोपड़ी के भीतर 3 लोग छुपकर राजकुमार को मुसीबत में फंसे हुए देखकर इस नजारे का मजा ले रहे हैं। वो तीनों लोग महारथी डार्क एल्व्स
जादूगर फिरोज, योद्धा अनस और तलवारबाज अलीना हैं। उन्हें इस जगह से निकलने से पहले राजकुमार प्रदीप की मृत्यु को अपनी आंखों से देखना है। फिरोज नजारे को अचंभित नजरों से देखते हुए उत्साह के साथ कहने लगा, आई एल्व्स की जादू की नींव वाकई काफी शक्तिशाली है। एक जादू यंत्र जिससे लेवल 6 का सुरक्षक बांध एक झटके में तैयार हो सकता है। ऐसा यंत्र तो काफी कमाल का होगा। इस दौरान अलीना खामोश रही। उसकी गहरी गुलाबी आंखें राजकुमार प्रदीप की दुविधा पर नहीं बल्कि किसी और दिशा की तरफ एक अनजान शख्स पर हैं, जो दबे पैर धीरे धीरे उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां हाई एल्फ जादूगर दुश्मनों के बीच घिरे हैं। अलीना ने उस ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए अपने दोनों साथियों से कहा, वो लड़का कौन है? दिखने में राजकुमार की उम्र का लगता है। उसके इतना कहते ही उसके दोनों साथी उसी तरफ देखने लगे जहां अलीना की नजरें थीं। अचानक ही फिरोज को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लक्ष्य इडलवियस के प्रभाव में जादुई बांध में घिरा हुआ दबे पैर दुश्मनों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। फिरोज ने फुसफुसाते हुए घबराकर अपने दोनों साथियों से कहा, धीरे बात करो, वही जादूगर लक्ष्य है। फिरोज के मुंह से लक्ष्य का नाम सुनते ही अनस और अलीना कभी फिरोज को देखते तो कभी लक्ष्य को। वो दोनों लक्ष्य की कारस्तानियों से बखूबी वाकिफ हैं। अनस ने फिरोज के मुंह से लक्ष्य की शक्ति के प्रदर्शन के बारे में सुना हुआ था। साथ ही केवल वे तीनों ही नहीं बल्कि डार्क एल्व्स के संपूर्ण राज्य प्रलयगंज में लक्ष्य का नाम सभी डार्क एल्व्स जानते हैं। सभी ने सुन रखा था कि किसी 17-18 वर्षीय लक्ष्य नाम के इंसानी शक्तिशाली जादूगर ने गुलाल बाग शहर में हुई लड़ाई में लेवल 6 के डार्क एल्फ मार्शल लोहा सिंह को एक ही लेवल 4 के श्राप आग के गोले से पराजित कर दिया था। अलीना लक्ष्य की ओर देखते हुए कहने लगी, उस एक रीढ़ वाले लड़के को देखने पर ऐसा लगता तो नहीं है कि वो इतना शक्तिशाली होगा। वैसे मुझे लगता है कि अब हमें एक नहीं बल्कि 2 लोगों को मौत के घाट उतारना होगा और हमारे राज्य में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत का जश्न मनाया जाएगा। मैं खुद उसका सर उसके धड़ से अलग करूंगी और मार्शल लोहा सिंह के कदमों में उसका सर फेंक कर उन्हें यह तोहफा दूंगी। इससे पहले कि कोई यहां आए हमें उसे मारना होगा। प्रलयगंज राज्य में मार्शल लोहा सिंह की हार के बाद लक्ष्य डार्क एल्व्स के खुफिया एजेंसी डेथ हैंड का मुख्य शिकार बन चुका था। सभी डार्क एल्व्स उस लड़के को ढूंढने में लगे हुए थे जिसने मार्शल लोहा सिंह को हार का मजा चखाया था। उस हार के बाद मार्शल लोहा सिंह बदल चुके थे और 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने 30 डार्क एल्व्स नौकर चाकरों को छोटी छोटी बात पर मौत के घाट उतार दिया था। अब जब लक्ष्य 3 डार्क एल्व्स के सामने मौजूद है तो फिर वे लोग उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अलीना ने अपनी तलवार अपनी कमर पर कसी मियान से बाहर निकाली। उसकी तलवार बैंगनी रंग की चमकती रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रही है और ये तलवार संपूर्ण रूप से खोरियम से बनी है। ये तलवार किसी सेबर तलवार जैसी है। इसका आकार पतला सा है और नुकीली नोक घुमावदार। साथ ही इस तलवार पर लेवल 5 के हाई लेवल के जादुई तंत्र मंत्र धारमह का असर है। अलीना की लेवल 5 की बैटल ऑरा और बैटल आर्ट की शक्ति, कोरियम की जादुई शक्ति और तलवार पर किए गए जादुई तंत्र मंत्र का असर तलवार को खौफनाक रूप से घातक बनाती है। इस तलवार में किसी भी लेवल 5 और उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति को एक बार से ही खत्म करने का हुनर है। राजकुमार प्रदीप जिस बांध में घिरे हैं वो टूटने की कागार पर पहुंच चुकी है। दुश्मनों ने उन्हें घेरा हुआ है और अभी भी बांध को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लक्ष्य ने भी खतरे को मद्देनजर रखते हुए अपनी चाल चलने का निर्णय लिया। पलक झपकते ही उसकी जादुई छड़ी चमकी और उससे 6 स्पाइरल स्पाइक निकले। वे सभी विसल ऑफ डेथ से बने हुए घुमावदार स्पाइक हैं। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सीटी जैसी तेज आवाजें सुनाई देने लगी और फिर 1 सेकंड के अंदर ही अंदर वे सभी के सभी 6 स्पाइक रोशनी की किरणों के सहारे से चमकते हुए उन 6 लोगों की ओर तेजी से बढ़े। 6 सदस्यों का यह समूह पेशेवर कातिलों और जादूगरों की भाड़े की गैंग है जिन्हें राजकुमार को मारने के लिए डार्क एल्व्स ने भारी भरकम रकम दी थी। लक्ष्य के हमले की तेज रफ्तार के कारण उन्हें खुद को बचाने का समय तक नहीं मिला। जैसे ही वे 6 के 6 लोहे से बने स्पाइक उनके सरों से जाकर टकराए, उनका सर उनके शरीर से अलग हो गया और स्पाइक भी विस्फोटक आवाज के साथ भस्म हुए। उनकी लाशों के आसपास उनका लहू है। साथ ही खून के कुछ छींटे और बूंदें बांध पर लगे हुए हैं। झोपड़ी में छुपे तीनों डार्क एल्व्स ने जब इतनी तेज रफ्तार के सहारे से हुए हमलों और उनके असर को देखा तो उन तीनों का गला सूख सा गया। अलीना स्तब्ध रह गई थी और लक्ष्य को ध्यान से देख रही थी। अलीना न जाने किस दुनिया में ख्यालों में और सवालों के जाल में फंसी थी, मगर फिर उसने अपने आप को संभाला। डार्क एल्फ अलीना अपने बाकी दोनों डार्क एल्फ साथियों से कहने लगी, मैं गलत थी, इसे मारना आसान नहीं होगा। अनस, फिरोज,
हम तीनों को उस पर साथ में अचानक हमला करना होगा या उस पर हमला करने के लिए रणनीति बनानी होगी, लेकिन हमें जो भी करना है जल्द ही करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्य शक्तिशाली है, मगर वो अकेला है और अलीना को अपनी शक्ति और अपने बाकी के दोनों लेवल 4 के साथियों की शक्तियों पर पूरा भरोसा है। फिरोज मध्यम आवाज में अपने साथियों से कहने लगा, मैंने जब उससे लड़ाई की थी तब वो शक्तिशाली था, मगर अब वो उससे अधिक शक्तिशाली हो गया है। मेरे पास उसके साथ युद्ध करने का जो अनुभव है वो अब हमारे किसी काम का नहीं। तीनों डार्क एल्व्स में से अनस लक्ष्य की रफ्तार से काफी घबराया हुआ है। उसने उसी समय पास रखे हुए एक थैली से चांदी से बना हुआ एक क्रॉसबो निकाला। साथ ही उसने अपनी कमर पर कसे दो छोटे छोटे मियानों से दो खंजर निकाले। अनस अकेला होता तो शायद वो लक्ष्य से अकेले भिड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब उसके साथ दो और लोग मौजूद हैं तब उसे किसी भी बात का डर नहीं लगा और वो पूरे जोरों शोरों से लक्ष्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। हमला करो! अलीना चीखते हुए झोपड़ी से बाहर निकली। वो तीनों डार्क एल्व्स में से पहली थी जिसने हमला करने की चाल चल दी। जैसे ही अलीना झोपड़ी से निकली, उसने अपने खास बैटल ऑरा डिसेप्शन स्पाइरल की शक्ति को एक्टिवेट कर दिया और तेज रफ्तार के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ी। उस बैटल आर्ट और ऑरा की मिश्रित शक्ति के कारण उसकी रफ्तार बेहद तेज हो गई, इतनी कि वहां एक नहीं बल्कि अनेक अलीना दिखने लगी और यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि इनमें से असली अलीना कौन है और अलीना की बाकी की नकली छवियां कौन सी हैं। अलीना के अनुसार ये लक्ष्य पर हमला करने का सबसे अच्छा समय इसी कारण है क्योंकि उसका सारा ध्यान जादुई शक्ति पर केंद्रित है। अलीना अब लक्ष्य से करीब 130 फीट दूर है और अपने बैटल आर्ट की मदद से वो इस दूरी को 1.5 सेकंड में पार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि लक्ष्य कोई चाल चलता, अनस भी झोपड़ी से चांदी की क्रॉसबो लिए बाहर निकला और लक्ष्य पर निशाना साधते हुए तेजी से उसकी ओर भागते हुए आगे बढ़ा। अनस ने क्रॉसबो पर लगे जादू यंत्र को एक्टिवेट किया जिससे कि निशाना चूकता नहीं और उसका निशाना लक्ष्य की खोपड़ी है। क्रॉसबो पर लगी मोटी सी बाण कभी भी चल सकती है। अनस ने तुरंत ही लक्ष्य पर वो बाण चलाई और चांदी से बनी बाण हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार के साथ लक्ष्य के सर की ओर बढ़ने लगी। इस क्रॉसबो और बाण की जादुई शक्ति लेवल 3 की है। बाण बिजली की तेजी समान किसी बिजली के बोल्ट जैसे लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अगर अलीना बाण से पहले लक्ष्य तक पहुंची तब अलीना अपनी तलवार के एक वार से लक्ष्य की जादुई बांध को तोड़ने में कामयाब रहेगी और बाण का पहला और अलीना का दूसरा हमला लक्ष्य पर एक साथ होगा। लेकिन अगर बाण लक्ष्य तक पहले पहुंचा तो बाण लक्ष्य के जादुई बांध से टकराकर बांध को कमजोर कर देगा, जिसके बाद अलीना का हमला बांध को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और फिर अलीना का दूसरा हमला और बाण का दूसरा हमला लक्ष्य पर एक साथ एक ही समय पर होगा। जिस पल बाण क्रॉसबो से निकली, क्रॉसबो पर लगा जादुई यंत्र तेज रोशनी की किरणों के सहारे से चमकने लगा। ये यंत्र के रिचार्ज होने का संकेत है। धीरे धीरे अपने आप ही क्रॉसबो पर चांदी की बाण की धुंधली सी झलक दिखाई देने लगी। ये बाण के बनने का संकेत है। जैसे ही यंत्र मध्यम रोशनी की किरणों के सहारे से चमकने लगा, बाण का आकार और खिला खिला सा और स्पष्ट रूप से नजर आने लगा और जब यंत्र की ये चमकान बंद हो जाएगी तो वो इस बात का संकेत होगा कि बाण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उसी पल डार्क एल्फ जादूगर फिरोज भी झोपड़ी से बाहर निकला, मगर उसने हमला करने हेतु कोई चाल नहीं चली, बल्कि वो तो एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने में व्यस्त है। जहां दो डार्क एल्फ ने हमला करने के बारे में सोचा था, तीसरे ने बचाव के बारे में सोचा था। लक्ष्य कैसे करेगा इन 3 डार्क एल्फ्स का सामना अकेले, या वे पड़ेंगे लक्ष्य पर भारी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डार्क एल्फ जादूगर फिरोज ने हमला करने के बजाय बचाव करने की रणनीति इसलिए बनाई क्योंकि वो लक्ष्य के हमलों, उसके दावपेचों और हथकंडों से एक तरह से वाकिफ है। फिरोज ये बात बड़े अच्छे से जानता है कि यदि 3 लोगों ने लक्ष्य पर साथ ही हमला किया तो उस पर अच्छा खासा दबाव बना रहेगा। साथ ही वो ये भी जानता है कि ऐसा करने पर वे लोग निश्चित रूप से उसे हरा देंगे या फिर शायद उसे मार गिराने में भी कामयाब हो जाएंगे। मगर वो लक्ष्य की शक्ति को कमतर समझने की भूल नहीं कर सकता, क्योंकि जहां उसे इन बातों पर पूरा भरोसा है वहीं उसे लक्ष्य के आक्रामक हमलों से होने वाले सर्वनाश का डर भी है। तो वो भली भांति इस बात से भी वाकिफ है कि यदि बचाव करने की रणनीति पर काम न किया गया तो लक्ष्य मरते मरते भी उन तीनों में से कम एक को तो मार गिराने में कामयाब हो ही जाएगा।
या अगर लक्ष्य की किस्मत ने उसका साथ दे दिया तो वो 2 लोगों को भी मौत के घाट उतार कर ही दम लेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस रणनीति को डार्क एल्व्स ने झोपड़ी में छुपे रहकर ही तैयार कर लिया था, जिसके बाद अलीना लक्ष्य पर हमला करने के लिए झोपड़ी से बाहर निकली, जिसके 0.8 सेकंड के बाद फिरोज झोपड़ी से बाहर निकला। जादूगर फिरोज ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है। उसने उसी का सहारा लेकर एक नकारात्मक रक्षात्मक हेलो जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। इस जादुई तंत्र मंत्र का नाम है काल कोहरा और ये एक लेवल 3 का जादुई तंत्र मंत्र है जिसके इफेक्ट की रेंज 260 फीट तक की दूरी तक जाती है और इसका असर चुनिंदा व्यक्तियों पर होता है। जिस किसी पर भी इस जादुई तंत्र मंत्र का असर होगा वो काले कोहरे में ढक जाएगा और अगर उस पर हमला किया गया तो हमलावर के जादुई तंत्र मंत्र या श्राप की शक्ति कोहरे के प्रभाव के कारण 60% तक कम हो जाएगी और कोहरे के भीतर मौजूद व्यक्ति को लेवल 3 तक के सभी जादुई तंत्र मंत्रों और हमलों से सुरक्षित रखेगी। लेकिन लेवल 4 और उससे ऊपर के लेवलों के जादुई तंत्र मंत्रों और श्रापों के हमलों की शक्ति कोहरे के प्रभाव में 50% तक कम हो जाएगी। भले ही ये रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र लेवल 3 का है, मगर अलीना इसके प्रभाव के कारण सुरक्षित ही रहेगी, क्योंकि अलीना के प्रतिद्वंदी के पास जादुई तंत्र मंत्र और श्राप का इस्तेमाल करने के लिए केवल 1.5 सेकंड का समय है। इतने कम समय में हमलावर जादूगर केवल लेवल 3 तक का ही जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का इस्तेमाल कर सकता है और यदि हमलावर जादूगर लेवल 4 का जादुई तंत्र मंत्र या श्राप का इस्तेमाल करने में कामयाब भी हो गया तो कोहरे के कारण उसके जादुई तंत्र मंत्र या श्राप की शक्ति 50% तक गिरेगी। साथ ही अलीना के बैटल ऑरा और बैटल आर्ट की शक्ति से भी उसे हमलावर जादूगर से सुरक्षा मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अलीना लक्ष्य के हर तरह के हमलों का सामना करने में और उन हमलों का पलटकर जवाब देने में कामयाब रहेगी और जादूगर के हमलों का उस पर कोई जानलेवा असर नहीं होगा। कुछ ही सेकंड में अलीना ने अपने और लक्ष्य के बीच के फासले को काफी कम कर दिया और अब वो उससे 50 फीट की दूरी पर है। अलीना ने अपने बैटल आर्ट और बैटल ऑरा की मदद लेकर अपने सिलहूट को धुंधला कर लिया ताकि हमलावर जादूगर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता न चले और जादूगर को उस पर हमला करना मुश्किल लगने लगे। सुरक्षक बांध से घिरे राजकुमार प्रदीप लाचार नजरों से मजबूर महसूस करते हुए इस नजारे को देखते ही चीख उठे। नहीं, जिस इंसानी जादूगर ने कुछ समय पहले उनकी जान बचाई अब उसकी जान पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस पल राजकुमार प्रदीप चीखे उसी पल चांदी के क्रॉसबो की चांदी की बाण जो कि अनस द्वारा चलाई गई थी लक्ष्य के लेवल 4 के रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र इडलवियस के सहारे से बनी बांध से जा टकराई, जिससे कि बांध में छेद हो गया। बाण जैसे ही इडलवियस के फोर्स फील्ड के क्षेत्र में घुसी, बाण की नोक विरोधी ऊर्जा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ गई, जिसके बाद बाण की चमक और गति धीरे धीरे बाधित होने लगी। बाण किसी ऐसी मछली की तरह लगने लगा जो कि किसी जेल के गाढ़े पुल में फंसा हुआ हो। अंत में जब बाण ने लगभग बांध के भीतर 1.5 फीट की दूरी तक का फासला तय किया और बाण लक्ष्य के माथे से केवल कुछ इंच की दूरी पर था तो बांध की फोर्स फील्ड ने बाण को झटका दिया। हालांकि इस हमले से बांध को कुछ नुकसान हुआ तो था। लक्ष्य का शरीर जिस रोशनी की किरणों के सहारे से ढका हुआ था वो अब पतली सी अदृश्य रोशनी की किरण में बदल चुका था और बांध को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अलीना को केवल बांध को अपनी तलवार की नोक से खरोचना होगा, जिसके बाद लक्ष्य पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएगा। इलियाना ने भी लक्ष्य पर मंडराते हुए खतरे को महसूस कर लिया था और वो बखूबी समझ सकती है कि लक्ष्य कितनी बड़ी मुसीबत में है। स्वाभाविक रूप से यह देखने पर कि लक्ष्य मौत के मुंह में है वो उस युवा जादूगर को बचाना चाहती है, क्योंकि थोड़े समय पहले उस जवान लड़के ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इलियाना ने 3 डार्क एल्व्स की शक्ति को कमतर समझ लिया था। इलियाना लक्ष्य की रक्षा करने हेतु उस पर एक रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन फिर जल्द ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल आधे सेकंड से भी कम समय में करना होगा और जब तक इस जादुई तंत्र मंत्र का असर होगा तब तक बेहद देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक वो डार्क एल्फ तलवारबाज योद्धा लक्ष्य का सर उसके धड़ से अलग कर चुकी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस तरह के तेज हमले के सामने मास्टर जादूगरनी इलियाना, जो पिछली 1 सदी से अब तक छुपकर रहस्यमयी तंत्र मंत्रों और श्रापों की विशेषताओं का शोषण छुपे हुए हमलों के लिए करती आई थी, वो अब डार्क एल्व्स के खिलाफ शक्तिहीन है। वो अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के अलावा
कुछ भी नहीं कर सकती है। डार्क एल्व्स की युद्ध रणनीति बिजली के बोल्ट की तरह तेज है। वो अपने प्रतिद्वंदियों को प्रतिक्रिया देने तक का समय नहीं देते और अपने दुश्मनों पर लगातार आक्रामक और विस्फोटक रूप से हमले की बारिश करते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा जादूगर जिसे भले ही विभिन्न प्रकार के हजारों जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों में महारत ही हासिल क्यों ना हो, वो भी डार्क एल्फ से हार जाएगा, क्योंकि उसे भी उन जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों का इस्तेमाल करने तक का समय भी नहीं मिलेगा। ये रणनीति उस रणनीति की तरह ही है जिसे लक्ष्य और हुमैरा ने नेक्रोमेंसर जादूगर शाहिद की मीनार में उनसे लड़ने के लिए अपनाया था। इलियाना को अब इस क्रूर सच्चाई का एहसास हो गया कि उसके लिए लक्ष्य की मदद करना असंभव है। इस एहसास को जैसे ही उसने महसूस किया, अचानक ही उसी पल उसके दिल में एक कसक उठी जिसके कारण से वो वंचित है। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके मन में ये दर्द उठा, क्यों उसके दिल में एक कसक उठी। इलियाना इस सोच में डूब गई कि एक सदी से भी अधिक समय तक अपने अकेलेपन और तन्हाई के बाद उसे लक्ष्य में कोई अपना दिखा था। लक्ष्य को वो अपना एक दोस्त कह सकती है, मगर पलक झपकते ही मृत्यु जल्द ही उसके एकमात्र दोस्त को अपनी शरण में ले लेगी और वो एक बार फिर से अकेली और तन्हा हो जाएगी। इलियाना मन ही मन सोचने लगी कि जीवन इतना क्रूर और दुखद क्यों होता है। इलियाना को अब इतना अंदाजा तो हो गया कि इस पर लक्ष्य को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता। सौभाग्यवश लक्ष्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वास्तव में जिस पल उसने महिला डार्क एल्फ तलवारबाज योद्धा को अपनी ओर आते देखा, उसने उसी पल से उसका सामना करने हेतु रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी। महिला डार्क एल्फ तलवारबाज योद्धा काफी फुर्तीली और लचीली है। वो अपनी हरकतों और गतिविधियों को छुपाने में माहिर है और उसकी रफ्तार भी बेहद तेज है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लक्ष्य इसी सोच में पड़ गया था कि वो उसका सामना कैसे कर सकता है। लक्ष्य यह सोचने लगा था कि जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ जैसी एक तेज रफ्तार के श्राप के सहारे से अगर वो उस पर हमला करेगा तो उसका निशाना चूक जाएगा, क्योंकि महिला की रफ्तार भी तेज है, साथ ही उस पर एक रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का असर है और उसका बैटल ऑरा और बैटल आर्ट भी काफी शक्तिशाली है। तो शून्य लेवल के कांच के गोलों के लगातार हमलों से भी बात नहीं बनेगी। इसके अलावा वो ये भी सोच रहा है कि अगर वो इन श्रापों के जरिए से उस पर सटीक निशाना साध कर हमला करता भी है तो भी डार्क एल्फ महिला अपनी तलवार से खुद को बचाने में कामयाब रहेगी। साथ ही साथ लक्ष्य के मन में यह भी ख्याल है कि उसे जो भी करना है जल्द ही करना होगा, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है और तो और इतने कम समय में गलती करने की कोई गुंजाइश भी नहीं हो सकती। तो उसे किसी ऐसे श्राप का सहारा लेकर अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करना होगा जिसका असर बड़े क्षेत्र में हो। सभी बातों पर गौर फरमाने के बाद लक्ष्य इस नतीजे पे पहुंचा कि वो अपने श्रापों में से सबसे दूसरे मजबूत श्राप लेवल 4 के आग के गोले का इस्तेमाल करेगा। माना कि तेज प्रवाह की लहर जादुई छड़ी में उठी और फिर देवांश मणि ने अपना कमाल दिखाया। मणि में मौजूद आग के तत्व लेवल 4 के जादुई श्राप आग के गोले का स्ट्रक्चर तैयार करने लगे और 1 सेकंड के अंदर ही अंदर आग का गोला तैयार हो गया। अलीना और लक्ष्य के बीच अब लगभग 30 फीट का फासला है और वो आग के गोले के चारों ओर घूमती गर्म लहराती हवा को भी स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर सकती है। खतरे की एक अशुभ भावना ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस समय अलीना के पास 2 विकल्प हैं। पहला, जंग के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग जाना और दूसरा, लक्ष्य का सामना मरते दम तक करना। एक जादूगर के आगे एक योद्धा का घुटने टेक देना डार्क एल्फ योद्धाओं के लिए मृत्यु से भी शर्मनाक बात है। अलीना समझ गई कि उसे क्या करना है। कारणवश उसने लक्ष्य से तब तक लड़ने का निर्णय लिया जब तक कि उसके शरीर में खून का एक कतरा तक बाकी रहेगा। अलीना वाकिफ है कि आग का गोला वास्तव में कितना शक्तिशाली है, लेकिन अलीना पर भी फिरोज द्वारा बनाए गए शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई तंत्र मंत्र का असर है। साथ ही साथ उसके खुद के बैटल ऑरा और बैटल आर्ट की शक्ति लेवल 5 की है। साथ ही इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अब अपने प्रतिद्वंदी से केवल 30 फीट की दूरी पर है। अगर लक्ष्य ने आग के गोले के श्राप का इस्तेमाल किया तो निसंदेह वो खुद भी जलकर खाक हो जाएगा। आग के तत्व विस्फोटक और घातक होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना एक मुश्किल कार्य है। सभी हाई लेवल के आग के तत्वों वाले जादुई श्राप निसंदेह भयानक होते हैं, लेकिन जंग में वे 2 धारी तलवार की तरह काम करते हैं, जिसकी एक धार जादूगर के प्रतिद्वंदी पर होती है और दूसरी धार के निशाने पर वे खुद होते हैं। यानी आग के तत्वों वाले श्रापों का इस्तेमाल यदि जंग में जादूगर द्वारा किया गया
तो इससे न केवल उसके प्रतिद्वंदी को खतरा होगा, बल्कि उतना ही खतरा खुद जादूगर पर भी मंडराएगा। अलीना गुस्से में चिल्लाते हुए हाथों में तलवार थामे लक्ष्य की ओर बढ़ी। अलीना ने अपने बैटल ऑरा की थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसके शरीर के इर्द गिर्द चांदी से बने हुए स्पाइक बनने लगे। उसने बैटल ऑरा का एक विस्फोट किया, जो कि उसके शरीर के चारों ओर चांदी के स्पाइक के रूप में भौतिक हो गया। उसके शरीर से निकलती चमकदार चांदी की चमक उसका पीछा करने लगी, क्योंकि अलीना इतनी तेज गति से आगे बढ़ी और उसके पीछे उसके ऑरा का धुंधला निशान छूट गया। वो बिल्कुल आसमान से गिरते हुए एक सितारे की तरह लग रही है। दुर्भाग्यवश अलीना ने लक्ष्य की शक्ति को कमतर समझ लिया था। अलीना ने कैसे समझ लिया लक्ष्य को कमतर? कैसे करेगा लक्ष्य अकेले 3 डार्क एल्व्स का सामना? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।